कुछ एक लोगों की आपने वो कहानी सुनी थी कि जो पैसा लगाया था इन्होंने शेयर बाजार में डूब गया, बर्बाद हो गए। तो उस तरीके की चीज़ें सुनी हुई थी, क्योंकि वो वाला दौर भी उसी समय में था। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका लोन का इंटरेस्ट अभी चुकाना है, लेकिन उनको बाजार से इस तरीके का कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि इंटरेस्ट तो छोड़िए, ये तो पैसा दोगुना हो जाएगा, अब थोड़े दिनों बाद ये पैसा वापस लौटा भी देना और इसके आगे के पैसे को आप बाजार के अंदर में काम करते रहना। वही वाली स्टोरीज थी, ये हमेशा होती थी। कोई ऐसा चैनल चल रहा होगा लाइव जहाँ पे आपने एक कमेंट करके पूछा और वो आपको पलट करके वहाँ पे एक एनालिस्ट बैठा होगा सामने जो बता देगा कि भाई साहब क्या करने जा रहे हो, सीढ़ी देख रहे हो जो इसके चार्ट पे बनी है, वो बता देती है कि इसके अंदर में नहीं घुसना है। सर मुझे बताइए कि इसकी ऐसी कौन सी खबर आई है कि ये कंपनी इतनी बड़ी होने वाली है ऐसी कोई चीज़ उसके बारे में, कोई जानकारी, कोई स्पेशल स्कीम, कोई सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट, उस कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती। इसके पहले की भी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो आप हर्षद मेहता वाली बात करिए और चाहे इस तरीके के और भी कितनी बार जितने भी केस, सहारा हुआ है, सो मच बाद में जागते हैं ये, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है। यार वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। अब स्टॉक मार्केट में अगर आप पुराने ट्रेडर हैं, पुराने इन्वेस्टर हैं, तो आपका जो नज़रिया होगा ना स्टॉक मार्केट को लेके वो बिल्कुल अलग होगा। अब वो अच्छा है बुरा है, लेकिन अलग तरीके के सोचते हैं आप कंपनी के मैनेजमेंट को, कंपनी के रेवेन्यू को, कंपनी के प्रॉफिट को, कंपनी के कंपटीशन को, उसके एम्प्लॉयज़ को, उसके कस्टमर को, उसके प्रोडक्ट्स को, उसके सर्विसेज को, उसके पूरे इकोसिस्टम को, उसके फ्यूचर, उसके पास्ट प्लान्स को, सबको एक अलग नज़रिया, एक अलग थॉट प्रोसेस होता है आपका। क्यों? क्योंकि अब आपने देखा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एलेक्स आए हैं, जो कि मीडिया पर्सनैलिटी मतलब बिजनेस जर्नलिज्म में थे, 20 साल पहले आए थे। उन्होंने देखा, उनका रोज़मर्रा का काम ही यही था कि कंपनी को एनालाइज कैसे किया जाता है, अलग तरीके से कैसे देखा जाता है। आज वो बता रहे हैं कि एक इंडस्ट्री या एक कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने से बाकी इंडस्ट्रीज या बाकी सेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर मौसम चेंज हो रहा है तो उससे इम्पैक्ट क्या होएगा, अगर कोई वॉर चल रही है उससे इम्पैक्ट क्या होएगा। तो थिंग्स एट माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल, देश के अंदर या देश के बाहर जो भी चीज़ें होती हैं उसका सेक्टर्स के ऊपर, कंपनीज़ के ऊपर, कंट्रीज़ के ऊपर, इकोनॉमीज़ के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा सा डिटेल पॉडकास्ट है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपका भी माइंडसेट, पर्सपेक्टिव, थॉट प्रोसेस चेंज होने की कोशिश करेगा। कर लेने दीजिएगा। सो एलेक्स, वन द टॉप जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट को लेके, इन्वेस्टिंग को लेके तो आप 15-20 साल से यू आर अवेयर, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप यू आर यंगर देन टुडे, शेयर मार्केट या स्टॉक वर्ड आपने पहली बार कब सुना एंड उसको किस तरह से समझा कि क्या होता है? मेरे को लगता है शायद जैसे कि जनरली हिंदुस्तान के अंदर में ज़्यादातर लोग, या एटलीस्ट मेरे जनरेशन तक जो होता था, उसके नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ में ही सुना था। गैम्बलिंग जैसी कोई चीज़ होती है, शेयर बाजार। कुछ एक लोगों की आपने वो कहानी सुनी थी कि जो पैसा लगाया था इन्होंने शेयर बाजार में डूब गया, बर्बाद हो गए। तो उस तरीके की चीज़ें सुनी हुई थी, क्योंकि वो वाला दौर भी उसी समय में था जब मेजर क्रैश एक आया था बाजार में, इसलिए शायद हो सकता है कि उसी से जुड़ी हुई वो वाली ही कहानियाँ या वो वाली खबरें, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं पता था। फिर जर्नलिज्म शुरू हुआ, पत्रकारिता में आया, जो कि आज से तकरीबन 20 साल, इनफैक्ट एग्जैक्टली 20 साल, 20 years and more than that, 2 decades of journalism started with the Times of India, हिंदुस्तान टाइम्स, और उसके अलावा फिर टेलीविज़न चैनल हुआ और बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा। सो वहाँ पे जब शुरू किया, और क्योंकि मैं एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट मेरी शुरुआत ही थी, तब उसमें कंपनीज, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिली। और फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल और बहुत सारा जो ये हुआ कि जैसे एज अ जर्नलिस्ट आप सोचते हो कि अब अगर मैं पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ तो मैं आगे जा करके पार्लियामेंट में किसी दिन पार्लियामेंट कवर करूँगा। उसी तरीके से जब आप बिजनेस जर्नलिस्ट हो तो आपको ये लगता है कि सबसे बड़ा आपके लिए अल्टीमेट एम क्या होगा, गोल क्या होगा, तो आपको लगता है कि मैं किसी दिन स्टॉक एक्सचेंज मुंबई जा करके वहाँ से, तो वो था शुरुआत जहाँ पे पहली बार शेयर बाजार, स्टॉक्स और वो वाली चीज़ें सुनने को मिली। तो आज की जनरेशन इज सोशल मीडिया जनरेशन, एंड आई मीन ये अवेयर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और इन्फ्लुएंस नेगेटिवली भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन द सेंस देयर के ओवरनाइट गेटिंग रिच स्कीम्स, पैसा बनाया जा सकता है बहुत जल्दी मार्केट से। इट्स अ प्लेस जहाँ पे लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। ये माइंडसेट तब भी था
किसी किसी एरियाज में एटलीस्ट जिन सर्कल्स में आप थे उन सर्कल्स में ऐसा माइंडसेट था? आई एम टॉकिंग अबाउट अर्बन स्पॉट्स, रूरल में तो अगेंस्ट ही था। अगेंस्ट वही वाली चीज़ है, लेकिन आप ये समझो ना, दोनों बात वही है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिन नेगेटिव स्टोरीज की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जो वो लोग तो यही कर रहे थे, हाँ, रातों रात पैसा 10 गुना करने की कोशिश। एग्जैक्टली, उसी चक्कर में वो रातों रात वो पूरा पैसा डूब गया। करेक्ट। वो लोग कर्जा ले करके बाजार में काम कर रहे थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि उसका लोन का इंटरेस्ट अभी चुकाना है, लेकिन उनको बाजार से इस तरीके का कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि इंटरेस्ट तो छोड़िए, ये तो पैसा दुगना हो जाएगा, अब थोड़े दिनों बाद ये पैसा वापस लौटा भी देना और इसके आगे के पैसे को आप बाजार के अंदर में काम करते रहना। वही वाली स्टोरीज थी, ये हमेशा होती थी। मीडियम बदल गया, माइंडसेट वही है। अब आपको वो 1 मिनट में वो चीज़ें मिलने लगी हैं जो आप स्क्रॉल कर देते हो रील्स में। तब ये माउथ चलती थी, किसी ने किसी को बताया, किसी ने कुछ बताया। कहीं लैंडलाइन फ़ोन होते थे, मोबाइल शायद उतने नहीं होते थे, और उतना पुराना नहीं हूँ मैं कि मोबाइल फ़ोन नहीं था, लेकिन तब तक जो एक ज़्यादा चलन या जो चीज़ें बातें वो ये वाली थी कि हाँ, लोग बताते थे और ऐसे बहुत सारे लोग फंसा भी देते थे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रोकर्स या उनसे रिलेटेड कुछ लोग होते थे जो कि शायद ब्रोकर भी ना हो, लेकिन वो ये कहते हों कि हम ब्रोकर हैं, और वो इस तरीके की चीज़ें। तो ये कहानियाँ ये हमेशा से रहा है, सिर्फ उसका मीडियम बदला है। मैं थोड़ा कंपनीज की तरफ कॉन्वर्जेशन लेके जाना चाहूँगा कि उस समय तो डिजिटाइजेशन आई एम प्रीटी श्योर नहीं होती होगी। आई वांट कि आप थोड़ा सा मुझे कंट्रास्ट बताइए आज के टाइम का और उस टाइम का, वेयर इन कंपनी ने कुछ रिजल्ट देना है या कोई न्यूज़ में आना है कुछ चीज़, उस टाइम पे तो अखबार ही सोर्स था एक, और कई एरियाज़ में तो शायद अखबार सही टाइम पे पहुंचता भी नहीं होगा। किस तरह से लोग इन्वेस्ट करते थे उस पॉइंट इन टाइम पे, और अगर अखबार के न्यूज़ के बेस पे इन्वेस्ट करते थे तो कैसे करते थे, और आज न्यूज़ विद इन ए फ्लैश पहुंच जाती है अपने पास। आज की तारीख में जब कोई इन्वेस्टर या कोई ट्रेडर या कोई बडिंग ट्रेडर या पोटेंशियल ट्रेडर, समबडी हु इज़ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ ए न्यूज़, वो उसको किस तरह से लेता है और किस तरह से आइडियली उसको लेनी चाहिए? असीम, मैं जैसे देखता हूँ ना, मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता है। आप इसको ऐसे समझो कि तब भी लोग किसी के कहने पर ही इस तरीके के डिसीजन लेते थे। अच्छा, तो वो एग्जैक्टली जानकारी उस तरीके की चीज़ों को, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, चाहे वो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हों, उसके बेसिस पे नहीं, वो उनका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला, कोई दोस्त, या कोई हो सकता है ब्रोकरेज हाउस से या ब्रोकर से, या जहाँ से आपने अकाउंट खुलवाया या जिसने आपके पैसे इन्वेस्ट कराए हैं, उसने फ़ोन करा और उसने कहा कि इसके बारे में एक बढ़िया खबर आ रही है या इसके बारे में ये बढ़िया जानकारी आई है, ये करना चाहिए। वही था। आज की तारीख में वो काम सोशल मीडिया कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल्स कर रहे हैं, हाँ एग्जैक्टली, ट्विटर कर रहा है, स्क्रीनशॉट्स, SMS तक कर रहे हैं, SMS कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। इंदौर गुजरात की बात कर रहे हैं। हाँ गढ़ तो वही है अभी तक, ठीक है, लेकिन वो आज भी है, सिर्फ मीडियम बदला है। एक चीज़ जो अब बदल गई है और जिसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को या रिटेलर्स को उनको उठाना चाहिए, वो ये है कि अब आपके पास इंफॉर्मेशन भी है और ये वाले फ़ोन कॉल्स भी हैं, ये वाले मैसेजेस भी हैं, ये सोशल मीडिया भी है। तब क्या होता था, आपके लिए मुश्किल था दोनों चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर पाना कि ये खबर सही है या गलत है। करेक्ट। आज की तारीख में आपके पास ये ऑप्शन है, एक क्लिक अवे है इस जानकारी को समझना कि क्यों इस स्टॉक को खरीदना चाहिए और क्या वाकई में खरीदने लायक है भी या नहीं है। कोई ऐसा चैनल चल रहा होगा लाइव जहाँ पे आपने कमेंट करके पूछा और वो आपको पलट करके वहाँ पे एक एनालिस्ट बैठा होगा सामने जो बता देगा कि भाई साहब क्या करने जा रहे हो, सीढ़ी देख रहे हो जो इसके चार्ट पे बनी है, वो बता देती है कि इसके अंदर में नहीं घुसना है। क्या रिस्क हो सकता है, और उसी चार्ट में आपको ये भी दिख रहा है कि आज से 1 महीना पहले ये 1/10 था। अच्छा, वही चार्ट आपको बता रहा है कि 10 गुना बढ़ गया 1 महीने के अंदर में, और आपको लग रहा है कि अगले महीने तक ये फिर और 10 गुना बढ़ जाएगा। और लेकिन अगर आप सही जगह सही आदमी से पूछ लीजिए तो वो ये आपको बता रहा है कि ये क्या करने जा रहे हो। इसी का यही चार्ट जो आपको दिखा रहा है कि ये 10 गुना हुआ है, वही चार्ट ये भी बता रहा है कि इसके अंदर घुस मत जाना, नहीं तो आप निकल नहीं पाओगे। बट वो इंटरप्रिटेशन कैसे आएगी, उसके लिए समझ कैसे आएगी? उसके लिए क्योंकि अब आपके वो एक क्लिक अवे है, आप उसके बारे में ढूंढ सकते हो कंपनी करती क्या है। उतनी जहमत उठानी पड़ेगी। सर मुझे बताइए कि इसकी ऐसी कौन सी खबर आई है कि ये कंपनी इतनी बड़ी होने वाली है ऐसी कोई चीज़ उसके बारे में, कोई जानकारी, कोई स्पेशल स्कीम, कोई सरकार ने कुछ अनाउंसमेंट, उस कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट। वेरीफाई करने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं,
आपका गूगल आपको सब बता देता है। तो जब आपको सोशल मीडिया ने बताया, जब आपको उस टेलीग्राम चैनल ने बताया कि ये शेयर खरीद लीजिए, ये रातों रात आपको करोड़पति बना देगा, तो या तो उससे पूछिए कि बताओ कैसे, क्यों, इसके पीछे का कारण। तो ये जो मैं कह रहा था कि डिफरेंस क्या है ना, तब भी ये वाली चीज़ें होती थी, तब आपके पास क्रॉस चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं था, आप उससे पलट के पूछ नहीं सकते थे। वो आपका दोस्त है, वो आपका जानकार है, उसने वो ये कहता है कि उसने बहुत लोगों को करोड़पति बना दिया और आपको भी बना देगा, और आप उसके ऊपर भरोसा करते हो क्योंकि आप उसको बचपन से जानते हो, आप उसको कई सालों से जानते हो, आपका कोई रिश्तेदार का उन्होंने मिलवाया था किसी ने, उस तरीके की चीज़ें, तो आप उसको फर्स्ट हैंड जानते हो। यहाँ पे तो आप किसी ऐसे आदमी पर भरोसा कर रहे हो जिसका वीडियो शायद आपने आज पहली बार देखा है और वो भी आप देखने नहीं गए थे। आप YouTube पे आप कोई सा चैनल खोलने गए थे, उस चैनल के चलने से पहले, उस वीडियो के चलने से पहले एक ऐड चल गया, और उस वीडियो में आपको ये भी नहीं समझ में आया शायद कि ये ऐड है, आप सोचा वो वीडियो शुरू हो गया है, उसने ये बता दिया कि आप तो ये शेयर खरीद लो, करोड़पति बना देगा। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे एड्स 3, 4, 5 मिनट की वीडियोस होते हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो, उनको पता ही ना होगी शायद ये ऐड है या वीडियो। अगर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़, और ये वाली चीज़ें तो किसी को भी तार हिला देते हैं ना कि करोड़पति बना रहे, तो आप ये तक नहीं देखते हो कि साइड में वो स्किप ऐड का बटन दिखा रहा है, आप सामने उसके बंदे की शक्ल देख रहे हो जो कि शायद अच्छी लग रही, हो सकता है शक्ल नहीं दिख रही तो चार्ट दिख रहा है, हो सकता है कोई फोटो और लोगो और कुछ चीज़ें विजुअल दिख रहे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं जो कि आपको बात अच्छी लग रही है उसकी, क्योंकि वो बात आपको सुनना अमीर बनाने के लिए आया है, आप वो सुनना चाहते हैं, साइकिल पे आया है आपको गाड़ी दिलाने के लिए, आपको ये भी नहीं पता कि वो साइकिल पे आया कि नहीं आया आपको तो वो दिख गया और आपको ये लग रहा होता है। और इसका एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ी दिक्कत क्या है ना, आप जब जिस स्क्रीन पे देख रहे हो वो आपकी पर्सनल स्क्रीन है, आपका अपना फ़ोन है, आप बंद कमरे में आप चुपचाप देख रहे हो सकता है रात के बीच में आपने उठ करके और अभी नींद नहीं आ रही तो थोड़ी देर देख लिया, आपको ये लग रहा होता है ये सिर्फ आपने देखा है एक्सक्लूसिवली, क्योंकि आपके फ़ोन पे है ना ये। अगर ये अखबार में होता तो आपको लगता था कि ये तो सबको पता हो गया, करेक्ट, अखबार में छप गया, ये तो दुनिया भर में आ गया। लेकिन ये जब आपके YouTube में चल रहा होता तो आपको लगता है कि आपको एक स्पेशल वीडियो मिल गया है जो बता रहा है कि आप करोड़पति बन सकते हो, और आप उसके ऊपर में एक्शन अगर ले लेते हो बिना ये समझे कि अब इसके आगे बीच की भी कुछ चीज़ें क्या है, आपको जब वो बता रहा है, कंपनी का नाम बता दिया ना उसने, कौन सा शेयर खरीदना है, करेक्ट, उससे रीज़न पूछ लीजिए, और नहीं तो कहीं और जा करके ढूंढ लीजिए रीज़न। आपको अगर नहीं मिलते हैं ना तो मत पड़िएगा चक्कर में। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है जो इस देश में ना के बराबर है, ये रिसर्च है, ये वो वाला रैशनल वाला दिमाग है जो आपको लगाना होगा, और तभी आप इसके अंदर में सर्वाइव कर सकते हैं। बट डू यू थिंक कि सेबी हैज़ बीन थोड़ा पीछे है इस चीज़ को रेगुलेट करने के चक्कर में? ठीक है, यूट्यूब इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो कि इंडिया का भी नहीं है, बाहर का है, तो आप उसको इतना रेगुलेट शायद ना कर पाओ, बट जो डायरेक्टली बिना सेबी रजिस्ट्रेशन के वीडियोस या कंटेंट ऐसा आता है जिसमें कि स्टॉक का नाम दिया जाता है कि इसमें कर लो, अब वो पता नहीं पंप एंड डंप स्कीम है या उसमें सिर्फ स्टॉक को उठाने के लिए किया जा रहा है, या वट एवर द रीज़न दैट इज़, कोई टेलीग्राम में अपना धंधा चला रहा है, उसको एक्चुअली खुद को नहीं पता है कि वो कौन सा स्टॉक दे रहा है, बस वो स्टॉक दे रहा है, आधे के लिए चल जाएगा, आधे के लिए नहीं चलेगा, एक को बाय करेगा, एक को सेल करेगा। बट डोंट यू थिंक यहाँ पे सेबी कुछ कुड हैव डन समथिंग जिससे एक ट्रेडर को मिसगाइड ना हो, या हमारा खुद के करिकुलम में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि हम ही पढ़ें कि ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना है? सेबी या इस तरीके की जो संस्थाएं होती हैं ना, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखिए तो आपको पता चलता है, वही जो हम लोग पुरानी फिल्मों में या अभी तक वो फिल्मों में कहते थे ना, पुलिस कब आती है ये वो वाली कहानी है। ओह गॉड। तो तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसके पहले की भी जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो आप हर्षद मेहता वाली बात करिए और चाहे इस तरीके के और भी जितने भी केस, सहारा हुआ है, सो मच बाद में जागते हैं ये, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। हो चुकी होती है। और बहुत सारा रिटेल इन्वेस्टर्स का, रिटेल ट्रेडर्स का बड़ा नुकसान हो चुका होता है, वो परेशान हो चुका होता है, वो आज भी परेशान हो चुका होगा इस तरीके की चीज़ें, और ये फिर से वो एक समस्या। तो जब आप कह रहे हैं कि इनको कुछ करना चाहिए, इनको बहुत कुछ करना चाहिए, थोड़ा नया एरिया है तो थोड़ा तो मुश्किल है, तो ये नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल ही उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि नई चीज़ें हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हैं। पूरी तरीके से रोकेंगे तो भी गलत है, और पूरी तरीके से खुला छोड़ेंगे तो भी गलत है। क्या करना है, कैसे करना है, करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। अब शुरू हो गया है, तो अब अच्छी चीज़ ये है, अगर उसके सिल्वर लाइनिंग की बात करें तो वो ये है कि शुरू हो गया है। आपने वो खबरें सुनी होंगी, आपने वो चीज़ें सुनी होंगी, उसका फाइनल ड्राफ्ट, फाइनल चीज़ें, उसके अंदर में अभी और क्या चीज़ें, गैप्स अभी क्या रह गए हैं जो कि हैं,
वो दूर करने चाहिए पूरी तरीके से। कंस्टेंट एक सिंपल तरीका आपने निकाल लिया कि सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड है, ऐसे नहीं चलेगा। तो चलो ये थोड़ा रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया या मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। मैं एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टर जो अभी बना नहीं है इन्वेस्टर या ट्रेडर, वो बन सकता है, देयर इज अ चांस दैट पर्सन कैन बिकम। मैं आना चाहता हूँ वापस उस बंदे पे जो अभी 15-16 साल का है और उसको समझ ही नहीं है कि पैसा कैसे संभालते हैं। उसको पॉकेट मनी मिल रही है कुछ सालों से, लेकिन उसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग या पावर ऑफ इन्वेस्टिंग एट दैट एज की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। उस ऑडियंस से या उस यूज़र से आप क्या कहना चाहोगे कि व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है इन चीज़ों का एट दिस एज? सबसे पहले तो उससे माफ़ी मांगूंगा ओके कि उसकी जो एजुकेशन है या जो उसके एजुकेशन जिस करिकुलम को पढ़ करके आया है वो उतना अच्छा नहीं है। उसमें ये वाली चीज़ें क्यों इंक्लूडेड नहीं थी, क्यों सब्जेक्ट में कौन सा अल्फा बीटा थीटा गामा पढ़ाया गया जिसका कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस्तेमाल कहाँ करना है बाहर निकलने के बाद में स्कूल गए। और क्यों ये वाली चीज़ें जो उसको पैसे उस दिन भी पॉकेट में नहीं मिल रहा था तब भी उसे समझना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, और उसके बाद जब उसको पहली सैलरी मिलेगी तो उसको पता होना चाहिए। तो ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस देश में अभी तक उस तरीके की एजुकेशन पॉलिसी, उस तरीके के करिकुलम्स नहीं आए। उम्मीद है सरकार आगे चल करके इस पर कुछ करे। हम लोग अपने अपने लेवल से कोशिश करते रहते हैं, आवाज़ उठाते हैं कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी पार्ट होना चाहिए हमारे करिकुलम का। सर ये बेसिक है। अंग्रेज़ों की एजुकेशन पॉलिसी उनके हिसाब से थी, वो सैलरी देते थे और आपको काम करना होता था। अब तो नहीं है ना अंग्रेज सरकार। हाँ, अब 75 साल अमृतकाल, तो कम से कम एजुकेशन ऐसी होना जो इस देश को ग्रो कराने के लिए, इसको सुपर पावर बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए, उसके लिए हर एक बच्चे को भी तो विश्वगुरु बनना होगा। उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपने पैसे को इस्तेमाल कैसे करे, क्या सीखे वो। अब इफ़ यू आर द एजुकेशन मिनिस्टर और आपको 5 साल दिए गए हैं, क्या चेंजेस लाओगे करिकुलम? सीधा सबसे पहले बेसिक चीज़ है ना कि ये पैसे का मैनेजमेंट क्या होना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है। चाहे वो आपको 500 रुपये की पॉकेट मनी मिली हो, चाहे वो 10,000 रुपये का पहला स्टाइपेंड मिला हो, इसमें से सेविंग्स आपको पहले निकाल लेनी है। सेविंग्स पहले निकालनी है। आप सोचो ना कि हमें सिखाया जो गया है या हमारे घर से भी जो सिखाया जाता है या हम जो सीख के या मान के चलते हैं सीख के, वो ये होता है कि पहले आप सारे खर्चे कर लो और ये बचा है, और जिसको बचा है उसको हम कहते हैं सेविंग। जबकि इसका ठीक उल्टा है। सेविंग ये है कि ये इतना परसेंटेज ये सेविंग है, अब जो बचा है इसमें से आपको खर्च करना, यानी बजटिंग और सेविंग दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। वो नहीं बताया गया। अगर ये बता दिया गया होता कि इस 500 रुपये में से 100 रुपये तो आपको बचा देने, ये सबसे पहले। सर आप रेनी डेज उसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो जब खराब समय आएगा तो क्या करोगे? जब अगले महीने अगर आपको पॉकेट मनी नहीं मिल पा रही है किसी कारण से, तो आपके पास वो बचा हुआ 100 रुपये होना चाहिए ना। और 5 महीने के बचे हुए हैं तो आपके इस महीने की बिना पॉकेट मनी के भी आपका काम चल रहा है। अभी ये सबसे बेसिक सिंपल चीज़ है। इसके नेक्स्ट लेवल पे आप चलेंगे, अगला स्टेप तो ये होगा कि 100 रुपये का करना क्या है। क्योंकि 400 रुपये तो ठीक है आपने पार्टी में उड़ा दिए, उसका खाया पिया कोल्ड ड्रिंक का समोसे, लेकिन ये जो 100 बचाए थे इसका करना क्या है, इसको कैसे जमा करना है। और अब अगली चीज़ आपको कंपाउंडिंग का मज़ा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको सिखाई जाए, और ये सब चीज़ें स्कूल में सिखा देनी चाहिए। वो बच्चा स्कूल में 100 रुपये लेकर के आ रहा है, उसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी तो सिखानी है सर। उसको बहुत सारी चीज़ें, अब हम करिकुलम की बात कर रहे हैं कि उसको फाइनेंशियल लिटरेसी का जरूरत नहीं है ना, जिसकी ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या रेलेवेंस है, कहाँ किस करियर में इसको यूज़ करना है, वो सिखाया जा रहा है। और ये सब चीज़ें जो कि सब कुछ रिवर्स ऑर्डर में। हाँ, उसको ये बताया जा रहा है कि आपको ये पैसे मिल गए, खर्च करो। हाँ, उसको ये नहीं बताया गया कि ये पैसे इसलिए मिले हैं कि इसमें से कम इतना बचाओ और सिर्फ इतना खर्च करो, पहला। फिर ये जो बचाया है ये कैसे बढ़ सकता है। हाँ, अगर उसको उस एज पे सोचिए ना, अगर वो 100 रुपये इकट्ठा करने लगा, पहला स्टाइपेंड से आपने 1,000 रुपये किनारे करने शुरू कर दिए, हाँ, और उस पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप सीख गए हैं, आपको पता हो गया, सिखा दिया गया। इतनी जल्दी जब तक आपकी कोई अच्छी या कुछ एक सालों के अंदर में आपके पास एक बड़ी पूंजी खड़ी हो गई, आपका स्टार्टअप आइडिया के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि सीड फंड कहाँ से आएगा। आपका कोई सपना है, आपको कोई टूर पर जाना है दुनिया का घूमने, आपके पूरे रिश्तेदार खानदान में से कोई हो सकता ना गया हो, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप उस वर्ल्ड टूर को अपने पैसे से कर सकते हो। आपको घर से किसी से और कोई लोन नहीं लेने की जरूरत है। एजुकेशन हो सकती है। अब ये उसके अगला स्टेप है जो पढ़ाई के, जो सीखने की बात कर रहे थे। अब आपको ये सिखा दिया गया कि जो पूंजी बनेगी ना,
इसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, इसको भी इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ हो सकती है? आपकी पढ़ाई आपकी इन्वेस्टमेंट है। मुझे एक ऐसा कोर्स करना है जो मेरे घर वाले नहीं करा सकते, हाँ, या करा भी सकते हैं, पड़ेगा नहीं तो या लोन, हाँ वो वाले नहीं करना। क्यों आप किसी से कर्जा लेकर के क्यों पढ़ो? मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए हैं जो कंपाउंड होकर के इतने बड़े भी बन गए हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट है, वही मेरा सीड फंडिंग भी हो सकता है मेरे स्टार्टअप आइडिया का, वो मेरा एजुकेशन भी हो सकता है। नहीं करना मुझे बिजनेस, ज़रूरी थोड़ी हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन अगर मुझे अच्छा जॉब, अगर बढ़िया MBA में करके आ जाता हूँ और IIM के लिए पैसे देने के लिए मेरे पास, और क्यों लोन, और क्यों ज़रूरी, और मिल भी रहा है, कितना मिल रहा है, किस रेट पे मिल रहा है, किस तरीके के चैलेंजेस नहीं, आपने इतना पैसे इकट्ठा कर लिया कि आपने वो दिया, आप वहाँ से निकले, अब आपका पैकेज जो है वो सब कुछ ठीक कर देता है। ओके, तो एक बढ़िया ट्रेडर या बढ़िया इन्वेस्टर अगर अपने फंडामेंटल खुद से भी आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग कर ले, या जो पेरेंट्स हैं, और आई गेस अगर कोई 15 साल 16 साल का लड़का होगा या लड़की होगी, उसके पेरेंट्स की उम्र 35-40 साल होगी लेट से, तो दैट पर्सन इज़ आज की तारीख में वो कहीं काम कर रहे हैं तो अवेयर है। वो पुरानी सोच वाले मुश्किल है कि वो हों, तो एटलीस्ट अपने बच्चों को गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह से ये, चाहे स्कूल नहीं पढ़ा रहा है लेकिन इसका ऐसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि बहुत सारे लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए लिया होगा जब खत्म हुआ सीजन। कहाँ है वो लोग? रोडपति हैं वो अब। ये है फाइनेंशियल लिटरेसी का मजा और उसी का नहीं होने का नुकसान। मजाक बना दिया लिटरेसी का, है ही नहीं ना फाइनेंशियल लिटरेसी का। तो अगर वो होती, उनको ये पता होता है कि इस पैसे, और वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, हाँ, उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी के कारण KBC जीत के आए ना। करेक्ट, सैकड़ों सवालों के जवाब तो उन्होंने वहां दिए, तो उनको तो जीके कितनी जबरदस्त थी, कितनी पढ़ाई है इसका मतलब, कितनी सारी दुनिया की जानकारी आपको थी। कौन सी फिल्म में कौन हीरो था, कौन सी सब्जी में कौन सा मसाला डलना से लेकर के आपको साइंस का पता है, ये फॉर्मूला किस चीज का है, हिस्ट्री पता है आपको कि कौन से शहर में, हर सब्जेक्ट वहाँ सारे सवाल थे, वो सब सवालों के जवाब उनके पास थे। ये जो पैसा मिलना है जीतने के बाद में, उसको कैसे मैनेज करना, इसका जवाब नहीं था उनके पास। कोई कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आने की तरफ कोशिश कर रही है, एंड यू कम फ्रॉम अ जर्नलिज्म बैकग्राउंड, तो आई वांट कि कॉन्टेक्स्ट वैसा ही सेट करें हम। तो क्या चीज़ें बताती है? वो बताती है कि हमें पैसा चाहिए, हमें ऑपरेशनल नीड्स हैं, हमें नया एक प्लांट लगाना है, हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या हमें अपने कर्जे उतारने हैं जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ताकि हम अपना जो प्रॉफिट है उसको वापस मार्केट में या कंपनी में री इन्वेस्ट कर सकें। तो ये 4-5 प्राइमरी तरीके होते हैं कि वो रीज़न होते हैं जिनको 500, 800, 1000 करोड़, 1200 करोड़ रुपये उनको रेज़ करना है। कुछ SME IPOs भी होते हैं जो 80-90 करोड़ के छोटे IPOs भी होते हैं, बट उनका एक रैशनल होता है जो सेबी के पास जाता है और एक डॉक्यूमेंट बनता है। बट क्या उसमें ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो कि जो लिखी हैं वो सेंस उस हिसाब से नहीं बनती? कोई उनसे ब्यौरा लेता है आगे चल के कि आपने कहा था कि हम प्लांट बनाएंगे 200 करोड़ का, आपने लगाया वो, या वो पैसा कहाँ गया है? क्योंकि बाद में फॉर एग्जांपल कोई, मैं जोमेटो की लाइक्स की तरफ बात नहीं कर रहा, बट अगर कोई हम मेन स्ट्रीम कंपनी की भी बात करें जिन्होंने इफेक्टिवली कहा था कि हमें कुछ अपने कंपनी की री इन्वेस्टमेंट में करना है, पैसा लगाना है, बट क्या बाद में कोई पूछता है उनसे कि क्या आपने वो 200 करोड़ रुपया 500 में से लगाया उसमें, या आपकी ऑपरेशनल नीड्स हुई, क्या आपने वो किया? इज देयर मैकेनिज्म? या उससे पहले भी जब कंपनी मार्केट में आ रही है, क्या एक बंदा एक RHP डॉक्यूमेंट या एक वीडियो देख के समझ पाएगा? क्योंकि अभी पता नहीं ना उसको, पब्लिक इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। असीम सर, एक और समस्या जो है ना, जो अभी आप जो बता रहे हैं, और उसका मज़ा देखिए, मतलब दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर में। ये एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं। ओके। और ये इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आप रिटेलर में, आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, आपको वो पावर है जो कि उस टॉप जर्नलिस्ट को है, जो कि उस मैनेजमेंट से सवाल पूछता है, अगर पूछता है तो। अगर पूछता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आपको वो पावर है। हाँ है। प्रधानमंत्री जी से अगर कोई पॉलिटिकल जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछ पाता है, या नहीं मौका मिलता, या पूछता नहीं है, वहाँ पे आप सवाल पूछ पाएं ऐसा भी कोई नहीं, क्योंकि रोड शो पे जब जा रहे हैं तो आप इसको इतनी दूर रखा जाता है कि आप केवल उनकी शक्ल देख करके हाथ हिला सकते हैं, ठीक। लेकिन ये ऐसी फील्ड है, ऐसी जगह है, आपने सिर्फ एक शेयर लेकर के रखा हुआ है, आप उस मैनेजमेंट से सवाल पूछ सकते हैं। वोटिंग राइट्स हैं आपके पास, आप उसकी AGM में, आप उसके मैनेजमेंट की मीटिंग्स में आप सवाल उठा सकते हैं, आप जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और वो सीधा सीधा आपके पास वो राइट है। सिर्फ वोटिंग राइट ही नहीं, सवाल पूछने का राइट है। तो जो सवाल आप कह रहे हैं और आपको लग रहा है कि जर्नलिस्ट को पूछना चाहिए, तो ठीक है कि वो एक अलग समस्या है कि क्यों जर्नलिस्ट नहीं पूछ रहे हैं सही सवाल। उनके पढ़ाई, उनको कितना पता, उन्होंने कितना रिसर्च किया, उन्हें पता है कि पिछले साल अनाउंसमेंट ये किया था और इस साल क्या हुआ,
और उस सवाल को पूछा जा सकता है, वो उनका होमवर्क कम हो सकता है, उनके पीछे कोई प्रेशर हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, जो कि आजकल हम जानते हैं कि मीडिया उस तरीके से पूरी तरीके से आज़ाद तो नहीं है, कम से कम एक पर से उड़ रही होगी हो सकता है, लेकिन दोनों पर खुले हो ऐसा नहीं है। लेकिन ये मज़ा यहाँ पे है, आप एज एन इन्वेस्टर आप पूछ सकते हो। पर मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो कि पिछले कुछ रीसेंट सालों से डीमैट अकाउंट्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट ना आफ्टर कोरोना, ठीक है, कोरोना इन्वेस्टर्स भी कहते हैं, कोरोना ट्रेडर्स भी कहते हैं, जो कि सिर्फ टाइम पास के लिए आए थे, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो सीरियस जनरेशन है आगे चल के भी, वो सेकंड टियर थर्ड टियर सिटी से आ रही है, टाउन से आ रही है, छोटे शहरों से आ रहे हैं। इनके पास वही फाइनेंशियल लिटरेसी वाला वही कैच 99 सिचुएशन फंसा हुआ है कि पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि था नहीं उसमें करिकुलम में। अब आके बता दिया जाता है कि आपको ये रेशियोज़ देखने हैं या रिपोर्ट्स पढ़नी है या मार्केट कैप क्या होता है या मैं कंपनी में ऐसी क्या पीई रेशियो देखूं या कंपैरेटिव एनालिसिस करूं, सेक्टोरल एनालिसिस करूं, जियोपॉलिटिकल चीज़ें देखूं। नहीं, दैट पर्सन इज़ नॉट कैपेबल बिकॉज उसके पास वो आर्मरी में है ही नहीं चीज़ें, उसको वो शस्त्र पकड़ाया ही नहीं गया कभी। वो ऐसी क्या चीज़ें देखे, क्या समझे, अखबार पढ़े तो क्या चीज़ें देखे, अंडरस्टैंड करे कि अच्छा ये ऐसा है और ब्लैक एंड वाइट में ऐसा है, ऐसा नहीं कि मेरी माइंडसेट भी ग्रेइश है शायद कि मैं बात कर रहा हूँ। तो वो उस बंदे की अगर हेल्प करनी हो वो कैसे की जा सकती है? ऐसे एक और चीज़ है, इसको ऐसे समझिए कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, ओके, काके लागू पाए। ओके, तो शेयर बाजार वो गोविंद है, वो ईश्वर है जो कि आपको सामने मिला हुआ है। गुरु आपने ढूंढना होगा, गुरु ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, आपने जब पढ़ाई करी थी तो आपके पास शायद ऑप्शन नहीं था, आपके जिस स्कूल में जिस कॉलेज में एडमिशन था और उसमें जिस सब्जेक्ट के जो टीचर थे वो थे, आप उनको बदल नहीं सकते थे। करेक्ट। यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शन है, थोड़ा सा भी गूगल करेंगे ना, 10 वीडियो भी देखेंगे अलग अलग लोगों के, आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा बंदा है जिसकी बात आपको समझ में आती है, जो आपकी भाषा में बात करता है। करेक्ट। जो ये जो ग्रे एरिया जैसे शब्द है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये इस कॉम्प्लिकेटेड भाषा को यूज़ ही नहीं करता है, वो उसको बता देता है कि होता क्या है। Okay. और अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, उसके थ्रू अगर आपने बाजार को समझने की कोशिश कर ली एक लेवल, क्योंकि ये जब तक आप खुद नहीं समझ लेते हैं तब तक तो मुश्किल है, तो सीधा सीधा ईश्वर तक जाने की बजाय एक ये तरीका है। और ये इसमें बहुत सारे लोग हैं, इस समय बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। और कहीं नहीं जाइए तो अगर आप ही के चैनल के अगर कुछ एक वीडियोज़ को चेक कर लिया जाए, वीडियो देख तो कितना कुछ सीखने को मिल जाता है। और ये रेडीली अवेलेबल, आपने वैसे ही फ्री डाला हुआ है इतना ज्ञान जिसकी कोई लिमिट नहीं है। Okay. क्यों ना वहाँ से सीख करके और समझ करके फिर नेक्स्ट लेवल जाइए ना। तो पहले आपको जब ये हजम होने लगेगा दूध तो फिर आप तो आगे घी क्लास में जा सकते हाँ हो। उस पर जाइएगा। ओके, लेकिन वो मिल जाएगा, एक स्टेप तो कंप्लीट करिए। ये एक बड़ी समस्या है जो आप कह रहे हैं कि कैसे वाला होता क्या है कि वो इतना बड़ा डिटरेंट का काम करता है। जैसे आप वहाँ से शुरुआत करते हैं तो आप रॉकेट साइंस से शुरू क्यों कर रहे हो? वो है रॉकेट साइंस जैसा सुनाई देता कम से कम, भले ही हो नहीं। अब जहाँ हम आ गए और वाली चीज़ें तो मेरे आसान है आपको समझाना कि क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे मार्केट कैप बनता है, किन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो फाइनेंशियल्स में, नंबर्स में, उसके बैलेंस शीट को। लेकिन आप शुरू अगर वहाँ से करने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे। करेक्ट। शुरू आप करो अपने आसपास से, हाँ, ज़मीन से, बाज़ार से। आपको सड़क पे आपके आसपास वो सामान दिख रहा है, जिस कंपनी की आप बात कर रहे हो, देखो वो बनाती क्या है, वो प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उसके पीछे का रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, वो कितने का पड़ रहा है, उस पर क्या टैक्सेस हैं, किस तरीके की खबरें ही खबरें, सिर्फ न्यूज़ सिंपल चीज़ें कि अगर ये कार आप मारुति की बात कर रहे हो तो मारुति में क्या क्या सामान लगता है, वो सामान कहाँ से आ रहा है, उसकी कीमत कितनी है। Okay. या आगे बिकेगी मारुति तो उसमें क्या खर्चा आएगा, डीजल डलेगा या पेट्रोल डलेगा। अभी ईवी का तो कोई दूर दूर तक नाम नहीं है, अभी नहीं है। हाँ, ठीक। तो ये डीजल पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है, क्या उसकी वजह से लोग गाड़ी कम खरीदेंगे? क्या लोगों की सैलरी कम हो गई है तो लोग गाड़ी कम खरीदेंगे? कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इस बिजनेस पे असर डाल सकती हैं और उससे आप इंटरप्रेट करके आप पहुंच जाओगे उसके शेयर की स्ट्रेटजी पे कि इसके स्टॉक में करना क्या है। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आपको ये पता है कि ये कंपनी ये काम कर रही है, 5 साल बाद ये बड़ा काम होने वाला है, आप बढ़िया इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टी बैगर आपको मिल सकता है स्टॉक, आप निकाल सकते हो आराम से। भूल जाइए, छोड़ दीजिए वो सारे नंबर्स और वो सारे टेक्निकल जार्गन्स जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ। बैलेंस शीट आपको नहीं मत करिए। अच्छा, ये गाड़ी है, ये है नेक्सॉन, ये इसके साथ साथ अल्ट्रोज है, ये है, इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर दी। आपकी सड़क पे आपको वो गाड़ियाँ दिख रही हैं, आपको पता है ये किस कंपनी की गाड़ियाँ हैं,
कितनी तेज़ी से बिक रही हैं और आगे कितने टाइम तक ये और ज़्यादा बिकती रहेंगी। अभी तो 10,000 हैं ईवी, इसके आगे कब ये 1 लाख हो जाएंगे और कब 10 लाख हो जाएंगे। हाँ। उससे जुड़े हुए और क्या बिजनेसेस हो सकते हैं। चार्ज भी तो कहीं होंगे ना। हाँ, उसमें कौन सी कंपनी है? करेक्ट चार्जिंग में क्या लगेगा, ये करंट जाएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट। वो कौन सी कंपनी दे रही है, बना रही है। आप ये वाली चीज़ें और सब कॉमन सेंस वाली चीज़ें पे आ जाएंगे। छोड़ दीजिए ना टेक्निकल, अगर नहीं आता आपको तो आपका कॉमन सेंस आपको बता देगा कि हाँ, वो जो आप जानते हैं ना कि आपके आस पास में ये जो सबसे बढ़िया जिसकी जलेबी और सबसे बढ़िया रसमलाई मिलती है, जिस हलवाई की, बड़ा आदमी होता है सर, उसके घर की जब शादी में आप जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि अच्छा वो तो दूल्हा तो हेलीकॉप्टर से उतरा था। सुबह क्या क्या हुआ और जो लोग आए थे बारात में उनको क्या क्या गिफ्ट मिले थे। आप उस छोटी दुकान से नहीं, आप उस दुकान पे चलती कितनी है वो दुकान, करेक्ट, क्या लंबी लाइन लगती है वहाँ की, उसकी सुबह एक जलेबी खाने में, समोसे और वो अलग कचौड़ी के लिए। आप उससे, अगर वो कॉमन सेंस की बात है, आपको पता है अरे सर इसकी छोटी दुकान की साइज पे मत जाओ, पीछे इसने जो कोठी बनाई है वो ह्यूज है। ये कॉमन सेंस है। ये शेयर बाजार में भी वैसे ही काम करता है, सिर्फ आपको उस तरीके से समझना होगा। अब पढ़ना क्या है आपको, वो नंबर्स छोड़ दीजिए जो आपको नहीं समझ में आ रहे थे। बिजनेस तो समझ में आ रहा था। ये कंपनी कार बनाती है, कार में ये लोहा लगता है, एल्यूमिनियम लगता है, ये टायर लगता है, ये लाइट्स लगती हैं, ये चिप लगती है, ये इसके अंदर में आजकल आईसीज और वाली चीज़ें। ये सामान कहाँ से आ रहा है, ये ग्लास लगता है, ये ग्लास कौन सी कंपनी बना रही है, उसका शेयर कितने का है। आपको लाख बताता रहे कोई कि अब अगला दौर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। कोई भी व्हीकल हो, छोड़ दीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं कह रहा हूँ आगे चल करके एक ऐसी गाड़ी आ रही है जो हवा से चलेगी। ठीक, इंजन हट गया, पहले ही हट गया था, इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही सिर्फ मोटर रह गई थी। Correct. आगे चल के मैं कह रहा हूँ ये हवा से चलने वाली, इसमें वो भी नहीं लगेगा। शीशा तो फिर भी लगेगा, लाइट तो लगानी पड़ेगी, टायर तो फिर भी लगेंगे। तो आप असाही इंडिया को क्यों छोड़ रहे हो? आप जेके टायर को कैसे छोड़ सकते हो, अपोलो टायर को कैसे छोड़ सकते हो, आप मिंडा को कैसे भूल सकते हो? जो कंपनीज जो इसके बल्ब बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, शीशा बना रहे हैं, बहुत सारी वाली चीज़, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर में अब इंजन है कि नहीं। लेकिन अगर कोई कंपनी साइलेंसर बना रही है, अगर वो सिर्फ रेडिएटर बना रही है, तो फिर सावधान हो जाइए। तो कहाँ बिकवाली करनी है और कहाँ खरीदारी करनी है, सब कॉमन सेंस का। आपके आसपास सब कुछ दिख रहा है, ये सारी चीज़ें आपके टीवी पे हैं, आपके न्यूज़पेपर में है, आपके वेबसाइट में, आपके फ़ोन में, सब कुछ है। अगर आप उसको एनालाइज ऐसे कर लीजिए तो आपकी स्ट्रैटेजी दोनों तरीके की बनती है। हाँ। ये इन्वेस्टर की भी बनती है और मैं ट्रेडिंग की भी बता सकता हूँ ऐसे कि किस तरीके से आप शॉर्ट टर्म भी ट्रेड कर सकते हैं और सब कुछ वहाँ पे मिल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंडल स्टिक आते हो तभी आप कर सकते हैं। कोई पैटर्न नहीं, मुझे नहीं आता आज तक। वाह, तो मतलब इन्वेस्टर को फंडामेंटल देखने की जरूरत नहीं है और ट्रेडर को टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है। जो आपके लिए काम करता है ना, आप वो चलाओ। हाँ, इफ इट वर्क्स। मैं कह रहा हूँ कि फॉर अ पर्सन, जो हम उस पर्सन की बात कर रहे थे जिसको समझ नहीं आती इन चीज़ों आपको जो समझ में आ रहा है, आपका जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, हाँ, करना है तो करें बिंदास। जहाँ से आपको अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये सब कुछ कर लो तो डेडली कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। अगर मैं टेक्निकल्स भी जानता हूँ, अगर मैं फंडामेंटल्स भी जानता हूँ, और मुझे ये सब एनालिसिस भी कर लिया और ये सारी चीज़ें भी, बाजार को भी बाहर से भी समझ लिया, तीनों चीज़ें ज़बरदस्त है सर। मैं तो ऐसी पिक्स निकालूंगा कि जो कि कोई भी खरीदा हुआ है यार आपका 10 गुने से कम तो जाएगा ही नहीं, और ट्रेडिंग में करेगा तो कम से कम 2 गुना दे करके जाएगा। दोनों तरीके तो अगर कर लिया और कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन हर कोई हर चीज़ कर ले जरूरी थोड़ी। सब सचिन तेंदुलकर तो नहीं हो सकते, सब महेंद्र सिंह धोनी तो नहीं हो सकते। तो आपकी पावर की, आपकी ताकत कहाँ पे है? बैटिंग में है कि बॉलिंग में है, फील्डिंग में है कि विकेट कीपिंग में है? आपने देख लेना, समझ लेना, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये थोड़ा आसान है, क्योंकि ये वो वाली चीज़ें जो आपके आसपास हो रही होती हैं। जिस रसमलाई को टेस्ट करके आप बता देते हो कि बहुत अच्छी है, तो आपको पता है, उसकी लाइन देख करके आपको पता है कि ये है, तो आपको ये पता है कि ये बिज़नेस क्या है। आसपास नज़र दौड़ाएंगे, आपके आसपास प्रोडक्ट क्या रखे हुए हैं, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर में सिम कौन सा लगा है, आपके आसपास जो आपके साथ में 10 लोग काम करते हैं उनका सिम कौन सा है। आपको ये पता है कि कौन से सिम की कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना है। हाँ। और किसका आने वाला है, अभी से ले लेना है, या उसके कम से कम अगर पेरेंट कंपनी भी खरीद ली तो अल्टीमेटली इफेक्ट उस पर भी आएगा। फर्क पड़ेगा। किस ब्रांड आपने वो खरीद, भले लिस्ट नहीं हुआ अभी सिर्फ अनाउंसमेंट आया है कि हम आएंगे, लिस्ट करेंगे। जब आएगा तब तो वो तो खरीद ही लीजिएगा, आईपीओ भर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप ये कर सकते हो कि अगर कॉमन सेंस पे चले जाए तो वो भी है। लेकिन आप जो कह रहे थे वो आईपीओ वाले, उस पर शायद अब से भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रही है। एक डिफरेंस ये भी है कि स्टार्टअप अलग तरीके से काम करता है, हाँ। और बाजार में लिस्टिंग होने के बाद चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। जब तक वो स्टार्टअप होता है
जब वो VC से अपने इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठा रहा होता है, राउंड्स कर रहा होता है, सीड राउंड, A राउंड, B राउंड, वो बिल्कुल अलग तरीके का खेल है। ये कुछ लोग होते हैं, ये कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम ही इन्वेस्ट करना है। वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, VCs हैं, उनके पास एक बास्केट होती है, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो में बास्केट बनाते हैं, आप ये समझ लो। उन्होंने 10 स्टार्टअप्स में पैसे डाले होते हैं, लेकिन वो इस हिसाब से डालते हैं कि उनका एक भी कोई चल गया ना तो इतना बड़ा प्रॉफिट दे करके जाता है कि बाकी 9 डूब जाएं कोई फर्क नहीं, और डूब ही जाते हैं। बल्कि ये रेशियो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। मैं सिर्फ 10 और 1 की बात कर रहा हूँ, वो शायद 100 और 1 का है, लेकिन वो एक जो चलता है, जो यूनिकॉर्न बनता है, वो अलग। तो वो आइडिया पे पैसे लगा रहे होते हैं, उसके स्केलिंग पे कि कितना बड़ा हो सकता है ये आइडिया, उस पे पैसे लगा रहे होते हैं। प्लस उनके पास जिस तरीके की बास्केट है और अलग अलग चीज़ें, वो उस पे कर रहे होते हैं काम। स्टॉक मार्केट में हम उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, या नहीं करना चाहिए कम से कम। यहाँ पे शुद्ध नफ़े नुकसान की बात होती है। बैलेंस शीट दिखाओ मेरे को। ये जो VCs हैं ये बैलेंस शीट नहीं देखते कभी, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है इससे। वो पूछते हैं AUM कितना है, कितने लोग एक्टिव यूजर्स हैं, कितना आगे की स्केलिंग कितनी बड़ी हो सकती है, मार्केट साइज क्या है, कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स कौन है, किसको आप एक्वायर करके अपना ही पार्ट बना लोगे, कितनों को, उसके लिए वो पैसे दे रहे होते हैं। वो इसलिए कह रहे होते हैं कि आप सब खरीद लो, कि आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं, आपके जैसे जितनी भी कंपनीज हैं, जितने एजुकेशन सेक्टर के अंदर में ऑनलाइन में जो भी काम कर रहे हैं ना, आप सब ले लो, आप बायजूस हो, बायजूस बन जाओ, आकाश खरीद लो और आकाश को भी खराब कर दो। हाँ, अब सब कुछ लेते जाओ, अब किसी के लिए छोड़ो ही नहीं। ये ब्रांडिंग है, ये अलग तरीके का गेम है। आपको हर आसपास के ठेले पे वो लोगो दिख रहा हो, ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी जो है वो बड़ा मुनाफा भी कमा रही है। एब्सोल्युटली, आपको वो समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में आती है कंपनी तो उसको बैलेंस शीट दिखानी पड़ती है। अब डिफरेंस क्या है कि जब तक वो ब्रांड था, पहले शायद बनानी भी पड़ती है। एक लिमिट से ज़्यादा बना भी नहीं पाओगे ना, अगले वाले क्वार्टर में पकड़ लिया जाएगा। हाँ, हो सकता है कभी कभी लिस्टिंग से पहले ही पकड़ लिया जाए कि कौन ऑडिट कर रहा है। हाँ, तो लिस्टिंग आपको आगे खिसकानी पड़ जाए, जो कि कुछ स्टार्टअप्स के केस में हो रहा है अभी भी। वो भी हो रहा है, और कईयों में लिस्टिंग के बाद भी हुआ है कि ये वैल्यूएशन था किस बेसिस पे, और किसने ये कहा था कि 2400 है, उसको लेकर के आओ। जो भी 400 450 है, तो वो वाली भी चीज़ें हैं। तो ये स्टेज है, ये पहली बार ये वो वाली उस तरीके की कंपनीज हैं जो पहली बार बाजार में आ रही हैं। तो हर नए एक्सपेरिमेंट्स के साथ में ये वाले रिस्क होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को कायदे से इस तरीके के रिस्क को नहीं लेना चाहिए जब तक कुछ बहुत डिटेल में उसको नहीं पता हो। हाँ, जब तक उसकी ठोस जानकारी नहीं ना। कई सारे स्टार्टअप हो सकते हैं जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, और कई सारे केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं। देखो, स्टार्टअप्स में तो डायरेक्टली ये होता है ना कि उनको एक कैश बर्न करके, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होता है, उनको कैश जानबूझ के बर्न करना है। उनका इन्वेस्टर उनको कहता है कि मुझे चाहिए कि तुम महीने का 10 करोड़ रुपए खर्च करो। वो आप उसको देखो ना, आप उसकी बैलेंस शीट, आपको पता चलेगा कि वो रेवेन्यू कम है, इनकम कम है, और खर्चा ज़्यादा है। करेक्ट। 1 रुपए को कमाने के लिए उन्होंने 100 रुपए खर्च किए हुए हैं। एग्जैक्टली, इसको कहते हैं कैश बर्न। हाँ, कि आप इसको ऐसे देखिएगा, आपके पास कोई मैसेज आता है या कोई भेजता है ना कि इसमें ये ऐप डाउनलोड कर लो, और पहली बार आप जो ऑर्डर करोगे वो फ्री है या उस पर 100 रुपये का डिस्काउंट है। सिर्फ आप इसके एक सब्सक्राइबर बन जाओ, जो कि आप पैसे भी नहीं देने वाले हो, और आगे आप सामान मंगाओगे मालूम नहीं, पक्का नहीं। पहली बार का 100 रुपये का डिस्काउंट लेकर के आपका काम हो गया। आपने 200 रुपये का सामान ऑर्डर किया जिसमें 100 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, और आपका काम हो गया। तो ये भी हो सकता है। ये एक्विजिशन है, और इस एक्विजिशन की कॉस्ट है जो कंपनी खर्च कर रही है। करेक्ट। ये स्टार्टअप का तरीका है। उन्हें ये भीड़ नंबर दिखाने हैं अपने इन्वेस्टर्स को, जो कि अभी हैं VCs। और फिर वही वाली चीज़ कि वो VCs जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहे हैं। हाँ, उनको इस लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कैश बर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो इसको बर्न करने के लिए और पैसा दे रहे हैं, अगला राउंड दे रहे हैं कि ये मेरे से इतने $1 मिलियन और ले लो, और इसको भी बर्न कर दो, लेकिन और इतने सब्सक्राइबर्स आ जाने चाहिए, या इतने और शहरों में आप ये स्कीम जा करके ये ऐप पहुंचा दो। कि अभी तक सिर्फ आप जो है दिल्ली NCR में बेच रहे थे, अब आप हैदराबाद में भी बेच दो, अब आप बेंगलोर में भी, अब आप वर्ल्ड कप में भी पार्टनर बन जाओ, दिखाओ दुनिया को कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज इजी। जिम में करते करते आप स्टॉक मार्केट का शेयर भी खरीद सकते हो। ये ब्रांडिंग बिजनेस है। ये एक तरीके से जैसे फिल्में आती हैं ना, वेब सीरीज आती हैं, ग्लैमराइज कर दिया गया, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना है नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट पे नहीं है, क्वार्टरली रिजल्ट देखिए ना। पर ऐसे पैसे लगा के, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं स्टॉक मार्केट में, अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप्स की, तो वो दे हैव बीन बर्निंग कैश एज वेल। और वो टॉप 5 में ऐसे 2 या 3 ब्रोकर्स हैं फ्रॉम एन एक्टिव यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, कि जिनका क्लाइंट बेस और एक्टिव क्लाइंट बेस
और एक्टिव क्लाइंट बेस का डेफिनेशन इस केस में मैं क्लियरली बता दूं इज़ जिसने एक ट्रेड किया है कम से कम पिछले 6 महीनों में। अब उनकी एक्सपेक्टेशन ऑनेस्टली फ्रॉम व्हाट्स इनसाइड द इंडस्ट्री इज़ कि वो चाहते यही हैं कि यार तुम एक ट्रेड कर दो बस, चाहे वो एक पेनी स्टॉक का 5 रुपये का स्टॉक क्यों ना हो, हमें बस अकाउंट चाहिए सो दैट हमारा NSE पे एक्टिव क्लाइंट पे ज़्यादा दिखे और हम टॉप ब्रोकर्स बन जाएं। और इवेंचुअली होना भी यही है कि जो टॉप के 3 ब्रोकर्स होंगे वो स्टार्टअप बेस्ड या वो इन्वेस्टर रन ही होंगे अगले 6 महीनों में। मैक्सिमम प्रेडिक्शन यही है लुकिंग एट द करंट मूवमेंट हो रहा है ओवरऑल इकोसिस्टम में। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं आर्ट दे सॉर्ट ऑफ सैक्रिफाइसिंग, नॉट सैक्रिफाइसिंग, दे पुटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक फॉर द इन्वेस्टर एंड ट्रेडर फॉर देयर ओन वैल्यूएशंस। एब्सोल्युटली। और इतना इजी बना दिया है कि एवरी अकाउंट ओपनिंग इज एज इफ एक ऐप एक्स्ट्रा डाउनलोड करने लिए हाँ, चीज एग्जैक्टली सिंपल है। उस पे आपको कुछ मिल भी रहा होगा, हो सकता है। एब्सोल्युटली। ये पहले आप रेफरल जैसे बोनस account- देते हैं 200-500 रुपए, ये वैसे ही है कि जब आपने स्विगी भी कर लिया और जोमेटो भी कर लिया, वही सेम चीज़। तो वैसे ही मैंने 5 ऐसे कर लिए ऐप डाउनलोड, कुछ मेरे को मिल गया और एक ट्रेड मैं इसमें से कर देता हूँ, एक ट्रेड उसमें से कर देता हूँ। ये इनिशियल स्टेजेस में ये वाली चीज़ें चलती हैं, ये चर्निंग अभी इनिशियल स्टेजेस ही है। और ये वाली चीज़ों की इनिशियल स्टेज भी लंबी होती है। अगर मैं इसको ट्रेडिशनल बिजनेस में ले जाऊं और उससे कंपेयर कराऊं तो किसी ज़माने में पेप्सी और कोक भी यही करता था, जब वो नुकसान पे घाटे पे बेच रहे थे और बुरे हाल कर दिए उन्होंने इंडिया के बाजार की कोल्ड ड्रिंक के मार्केट में। इंडियन कंपनीज कोई खड़ी नहीं हो पाएंगी क्योंकि इतना पैसा उनके पास कैश बर्न करने के लिए नहीं है। फिर वो उसको एक्वायर करते हैं। थम्स अप मेरा है, लिम्का आपका है, ठीक है। तो कौन किसने क्या किया, अल्टीमेटली सिर्फ 2 कंपनी बची। हाँ, हर सेक्टर में मोरलेस ऐसा ही होता है। सारे ऑटो सेक्टर वो जो ऑटो राइड और वाली गाड़ियों वो सारे कंसोलिडेट तो 2 रह गए। फूड डिलीवरी 2 हैं। आप अभी UPI में भी ऐसे कुछ करने की कोशिश की जा रही है। टेलीकॉम में ऐसे ही 2 रह जाएंगे। 2 ही हैं, तीसरा है बट ठीक ना के 2 रह जाएंगे, कह रहा हूँ, तो वो भी हो जाएगा। और जो कि जब मैंने जहाँ से और जब से देखा था तो 20 भी थे। हाँ, भले ही लिस्टेड ना भी हो, उसमें से काफी सारे लिस्टेड थे, डायरेक्टली नहीं कुछ तो लोकल इनडायरेक्टली बट थे। हाँ, लिस्टेड में डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली थे, उनकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है। करेक्ट। उन्होंने भी कहीं कुछ सर्विसेज या तो लॉन्च कर दी हैं या ट्रायल हैं या कुछ है, वीडियोकॉन वगैरह ये सब भी थे। हाँ, इन सब के भी कभी सिम कार्ड आते थे। और बहुत सारे ऐसी कंपनीज थे जिनका कि नाम भी नहीं सुने क्योंकि सर्कल वाइज भी था, तो कोई सा किसी एक सर्कल में, किसी एक शहर में, प्रदेश में या किसी एरिया में, तो वो सभी चीज़ें। अब क्या रह गया, ये कंसोलिडेशन, ये चर्निंग होती है, ये इसमें भी होगी जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, कभी ना कभी आगे चल। अगेन वही रिटेल इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को ये वाली बहुत चीज़ों का, और जहाँ पे भी आपको वही, जहाँ अट्रैक्शन दिखाई देना, टेम्पटेशन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जहाँ पे लालच, रातों रात करोड़पति बनने से लेकर के और इस तरीके की चीज़ें, वहाँ पे आपको अलार्म आपका बज जाना चाहिए। सिंपल, आपको अपने आप को इस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ेगा कि जब आपको कोई कहना है, क्योंकि फिर वो अंग्रेजी में कहावत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस एंड डिनर्स एंड ब्रेकफास्ट एज वेल। हाँ, कुछ भी नहीं, कोई स्नैक भी नहीं, कोई चाय भी नहीं पिलाता फिर। ठीक है, तो मत उसमें पड़िए। तो जहाँ ये बताए कोई कि ये फ्री है तो थोड़ा सावधान रहिए और उतना ही फ्री का मजा भले ही ले लीजिए। शुरू में इन्वेस्ट जब आप कर रहे हैं, जब आपके पैसे की बारी आए, जब तक आपको पैसा मिल रहा था तो ठीक है, वहां तक तो उसका फायदा उठा लीजिए। खाना भी मिल रहा था साथ में, इसमें कुछ चीज नहीं मिल रही ना, इसमें तो आप शेयर खरीद रहे हो, इसमें आपका पैसा है, ये पैसा जा रहा है, आपकी जमा पूंजी है, आपकी मेहनत की कमाई है। करेक्ट, इस पे रिस्क नहीं लेना है। तो ये कहाँ जाना चाहिए, उस पे आपको समझ के, सोच करके, तो वो जो कहता है ना से भी वो NSE वो ठीक करता है कि वो सोच करके समझ करके उसको थोड़ा इस तरीके से अगर समझें तो शायद आपको कि सोचना समझना है क्या वो नहीं बता पाया अभी तक, वो थोड़ा सा रह जाता है। तो वहाँ पे हम लोग का रोल शुरू होता है जब हम ये बताते हैं कि सोचना क्या है और समझना क्या है। वो ये वाली चीज़ें जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये अगर हम सोच लेंगे, समझ लेंगे और इन चीज़ों से अगर हमारा अलार्म बजता है तो हमारा पैसा सुरक्षित हो जाए। बाजार के अंदर में एक सबसे बड़ी चीज़ ये पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, आपका पैसा सुरक्षित हो, कैपिटल सेफ हो। वो रहेगा तो आप काम करते रहोगे। ऐसा नहीं हो तो कल आप बाजार में करोगे क्या? बाजार खुला रहेगा, चलता रहेगा, आप क्या करोगे? क्योंकि आपके पास है ही नहीं, जो जिससे आपने पैसा बनाना था वो पैसा आपने खुद ही गवा दिया। यहाँ पैसे से ही पैसा बनता है, अगर आपके पास पहला वाला पैसा नहीं है तो दूसरा वाला पैसा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, अभी चलते थोड़ा आगे एज इन टॉक अबाउट द गवर्नमेंट, सरकारों की बात करके देखते हैं थोड़ा। कंपनियां स्टॉक ब्रोकर्स बन गई, कुछ कंपनियां लिस्टेड हो गई,
रेगुलेटर आ गए, ट्रेडर आ गया, इन्वेस्टर आ गया, कुछ पढ़ा लिखा आया, कुछ नहीं समझ पाया, वो समझने की कोशिश कर रहा है, कुछ इस तरीके की बातें कर रहा है जो हम तो ट्राई करने की वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। बट जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके हाथ में बहुत कुछ होता है। दे रूल द कंट्री, दे रूल द कॉर्पोरेट, दे रूल द सेक्टर्स, दे रूल हाउ एंड व्हाट गोज वेयर। रॉ मटेरियल से लेके, जो कि हर एक कंपनी का एक इनपुट डिमांड है, एक्चुअल एक्सट्रैक्शन क्या बनता है, फिर बाहर जाता है, डोमेस्टिकली कंज्यूम होता है, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंट पॉलिसीज़ ऑफ द मिनिस्टर्स एंड किस तरह से वो इंटरनली इन चीज़ों को करते हैं। नाउ अगर कोई सरकार कोई पॉलिसी लेके आ रही है, किसी चीज़ का रेट बढ़ा रही है, कम कर रही है, इंटरेस्ट बढ़ा रही है, इंटरेस्ट कम कर रही है, वट एवर इज़ इन देयर हैंड्स, उनके हाथ में जो भी है, वो हर सेक्टर के लेवल पे अलग अलग मिनिस्टर बैठा रखे हैं कि भैया ये मिनिस्ट्री तुम देखो। वो मिनिस्ट्री नहीं संभाल रहा, उस मिनिस्ट्री की कंपनियां संभाल रहा है, उसके सेक्टर संभाल रहा है। एंड देन देयर इज़ अ कैबिनेट एज वेल। सो ये जो लोग हैं, ये 20, 25 या 50 लोग हैं, दे आर एक्चुअली टेलिंग वेयर द कंट्री इज गोना गो फॉर द नेक्स्ट 5 years। एंड ये दो जो लोग होंगे इस समाज के, इस देश के, वो लोग कितना कुछ सेंसिबल होंगे, क्या करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसा बनाएंगे, कहाँ गंवाएंगे। बेसिकली सरकार इन सेंस इज द ड्राइवर ऑफ द कंट्री। तो जो ये पॉलिसीज़ आती हैं उससे एक नॉर्मल वही इंसान, अब तो चलो अपन अर्बन के भी आ जाते हैं, कि एक पढ़ा लिखा भी इन चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और एक्चुअल में उसको क्या माइंडसेट से समझना चाहिए था उन चीज़ों को। लेट्स गेट इनटू दैट डायरेक्शन। असीम, जैसे हम बात कर रहे थे कि कहा जाता है कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, तो भले ही वो म्यूचुअल फंड्स के लिए कहा जाए या किसी भी चीज़ के लिए कहा जाए, शेयर बाज़ार में आपको सोचना और समझना यही है। सोचना और समझने के लिए सबसे बेसिक जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, वो है डेटा, इन्फॉर्मेशन। डेटा का मतलब ज़रूरी नहीं नंबर्स की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन। तो जो आप जो कह रहे हैं ना, सरकार होगी, कोई मिनिस्ट्री होगी, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई टैक्स का डिपार्टमेंट हो सकता है, कोई वाली चीज़, कहीं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, और वहाँ से आपको ट्रेडिंग की भी स्ट्रेटेजी निकलेगी और वहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट की भी स्ट्रेटेजी निकल रही है। सो अगेन वही वाली चीज़ है कि बहुत टेक्निकल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आपको आँख कान खुले रखने पड़ेंगे। तो वो एक रिक्वायरमेंट है बेसिक। तो नोज़ फॉर न्यूज़ हम लोग की होती है एज अ जर्नलिस्ट, तो वो तो ठीक है कि मैं सुन के बता रहा हूँ, आपको सुनना होगा, आपको देखना होगा, पढ़िए, देखिए सरकार कर क्या रही है। और सरकार अलग अलग टाइम पे, और एक पैटर्न भी होता है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको थोड़ा टाइम तक करने लगे, क्योंकि मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो तब तक बहुत सारी सरकारें आई और गई उस बीच में, और उसको क्योंकि इतना डे टू डे बेसिस पे करते हैं, तो एक पैटर्न समझ में आने लगता है। वही जो चार्ट पैटर्न जैसे होते हैं ना, बेसिकली चार्ट पैटर्न्स खबरों से बनते हैं और खबरों को ही रिफ्लेक्शन वो चार्ट्स पे होता है। तो जब आप कहते हैं कि कंपनी बहुत ग्रो करी, बेसिकली 10 साल पहले या 5 साल पहले जब कंपनी ग्रो करने वाली थी, उसने ये प्लान बनाया था कि हम ग्रो करेंगे। करेक्ट। उसी प्लान के साथ में कंपनी का शेयर प्राइस भी ग्रो करता गया। सेम वैसे ही ये वाली चीज़ें भी एक पैटर्न होता है गवर्नमेंट का। अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम करती है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, आप मैच करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्टी इस तरीके के सब्जेक्ट्स पे काम करती है, यानी ये इनका फेवरेट एरिया होता है। करेक्ट। बिजनेसेस होते हैं उसको एरिया के हिसाब से, कोई सोशलिस्टिक हो गया, उतना जनरल इवन इन दैट इंडस्ट्री तक। अच्छा, जैसे बहुत सिंपल सी एक चीज़ बताऊं, बीजेपी गवर्नमेंट जब सत्ता में होती है, मतलब बीजेपी की जब पार्टी की सरकार बनती है, बीजेपी जब सत्ता में होती है, तो सड़कों पे बहुत काम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड पे स्पेसिफिकली, इवन रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है। लेकिन रोड अब सीधी बात, एक सीधी से सड़कों का एक बड़ा जाल इस देश में जब बना है। सबसे अच्छी, सबसे ज़्यादा सड़कें अगर बनी हैं तो वो बीजेपी में ही बनी है, चाहे वो पिछली अटल बिहारी जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी की सरकार रही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बीजेपी मतलब रोड। ओके। ये कई बार वो लोग खुद ऐसी सोच करके बना लेते हैं, क्योंकि ये वाली कुछ एक ऐसे एक तरीके से फॉर्मूले हो जाते हैं जो पार्टीज अंदर डिसाइड कर लेते हैं कि इन चीज़ों पे इलेक्शन आप जीत सकते हो, और उन्हें लगता है कि अगर ये कर दिया, बिजली पानी जैसी चीज़ें, कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं, और वो उसमें से कोई पार्टी किसी चीज़ पे एक मेजर फोकस कर लेती है। बीजेपी गवर्नमेंट में रोड्स का ज़बरदस्त रहा। सबसे बड़ा जो क्वाड्रिलेटरल और वो सारी चीज़ें, एक जो बड़ा एक वो बना था स्वर्ण करके और वाला, वो सबसे बड़ा रोड का नेटवर्क अटल बिहारी जी की सरकार के समय पे बना था। और दोबारा से अब जो ये बीजेपी रजीम आया, इसके अंदर में गडकरी जी के अंदर में ज़बरदस्त तरीके से रोड्स पे, अगर आप ये ऑब्जर्व करने लग जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अब क्या। तो जैसे ही सरकार बनी, किस पार्टी की बनी, उससे आपको अंदाज़ा लग गया कि अब, और उससे फिर आप आगे की चीज़ें समझ लीजिए। रोड्स बनेंगी तो कौन कौन से स्टॉक्स चलेंगे,
ओके या अब वो गाड़ियां भी होंगी जो कोई उसी रोड पे चलेंगी, अब वो लॉजिस्टिक्स वाले कंपनीज होंगी जो ऑल कार्गो लॉजिस्टिक भी होगा उसके अंदर में, ठीक है, उसमें हैवी ये जो ट्रक्स और ये वाली चीज, बहुत सारी चीज़ें और प्लस सामान, बिजनेसेस इकोनॉमी ग्रो करेगी, लेकिन आप स्टॉक्स के उसमें हमेशा उसको कन्वर्ट करते चले जाइए। इसकी साइकिल भी होती है, हर 5 साल में इलेक्शन होना है, सरकार का एक तरीका होता है, हर साल बजट आना है, सरकार को ये पता है कि ये पहला साल है, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तो हम सरकार में आए हैं। हाँ, और अगर मेजोरिटीज आए तो चिंता की बिल्कुल ही बात नहीं है, क्योंकि नहीं। हमारी कोई भी पार्टी ऐसी नहीं कि बीच से चली जाएगी और हमारी सरकार पे कोई गिरा खतरा देंगे है, कुछ। हाँ, कोई टेंशन नहीं। पहला साल, दूसरा साल पैसे इकट्ठा करने के लिए, और टैक्स बढ़ जाएंगे, सरकार के खजाने में पैसे आने चाहिए ना, काम करने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे, तो वो होगा। उससे क्या चीज़ें होंगी, क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी जेब पे क्या फ़र्क पड़ सकता है, वो समझ लीजिए। अगले 3 साल क्या होने वाला है, एक पैटर्न होता है जिसमें कि आप खर्च करेंगे, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि कई सारी की चीज़ों का अब टेंडर निकलना शुरू हुआ है, अब ये हुआ है, अब अनाउंसमेंट्स, एलोकेशन, बहुत सारी चीज़ें। आखिरी साल क्या होगा, ज़बरदस्त तरीके से ये पैसा निकल जाएगा, न्यौछावर किया जाएगा, कह सकते हैं, लेकिन ये किसी ना किसी फॉर्म में खाते में पहुंचेगा। डायरेक्टली नहीं आएंगे वो, डायरेक्टली भी आ सकते हैं, भी किसानों आ के सकते खाते हैं। में डायरेक्टली भी जाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये साल वो है जहाँ पे कि चीज़ें अलग तरीके से सरकार काम करेगी, सबको खुश करने की कोशिश करेगी, सब तक उस पैसे को जो शुरुआत में लिया था, तो जीएसटी किस साल में आएगा और सब्सिडी किस साल में आएगी, ये खुद से आप फिगर आउट कर ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पता है कि किस साल किस महीने में सरकार बनी है और किस साल किस महीने में अगला इलेक्शन है। ये आखिरी बजट है, क्या फ़र्क होने वाला है आप समझ लीजिए। आपको फर्टिलाइज़र के सारे स्टॉक्स की गिनती आपको पता है, सारे नाम, सब्सिडी किसान वहाँ से जा रहा है, ठीक, रेलवेज और आग लग चुकी होगी ऑलरेडी ऑब्वियसली। तो अब आप टैक्स से लेकर के और TWL से लेकर के एक लंबी लिस्ट आपके पास होगी, ये 5-6, क्योंकि ये इसी 3 महीने के अंदर में आने वाला है रेलवे बजट। ये साइकिल्स हैं, तो अगर आप वो समझने लग जाएंगे, देखने लग जाएंगे, आपको ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आज सरकार क्या कह रही है, कल क्या होने वाला है, RBI का अनाउंसमेंट क्या होने वाला है, उससे अगले दिन बैंकों के शेयर्स पे क्या असर होने वाला है, और इस साल में सरकार क्या इस तरीके का अनाउंसमेंट लाएगी भी कि नहीं लाएगी, और उससे फाइनेंशियल सेक्टर या किसी भी सेक्टर पर ये रिलेशन, और थोड़ा सा फिर भैया कि आँख और कान आपके खुले हैं। हाँ, अगर आप इन चीज़ों को और बहुत सरल तरीके से देखिए, कॉमन सेंस लगाइए, आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ ये कोयला है, इस महीने में ये भीग जाता है इस मौसम में, तो इसकी बिक्री कम होती है, इसको नहीं निकाला जाता है, इसकी माइनिंग रोक दी जाती है, क्योंकि ये मौसम है जिसमें कि माइनिंग नहीं होती है या नहीं करी जाती है। इस महीने से, इस सीज़न से यहाँ से माइनिंग शुरू होती है, अब ये कोयला निकलना शुरू होगा, तो इसका इस वाले क्वार्टरली रिजल्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और आपको कौन सा शेयर इस 3 महीने के लिए ख़रीदना है, इन दिनों के लिए ख़रीदना है, आपको वो पता हो जाता है। बारिश से ही आपको ट्रैक्टर का पता हो जाता है, बारिश से आपको पाइप से जुड़े हुए, इरिगेशन से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स का पता हो जाता है, फर्टिलाइजर तो होता ही है। अब प्लस ये इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी चलेगी। रूरल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, कौन से शेयर्स, कौन सी कंपनीज, कौन रूरल में क्या चीज़ें हो रही हैं। ये शादी का सीज़न है, ये फेस्टिव सीज़न है, यहाँ से नवरात्र से लेकर के और ये न्यू ईयर तक, और ये चलने वाला है मकर संक्रांति, लोहरी तक, मीठा मीठा मीठा। हाँ, शुगर, एथेनॉल पे सरकार ने क्या कहा, क्या टारगेट रखा था, कितना अचीव हो गया, आगे कितना अग्रेसिव होने जा रही है, कहाँ से निकल रहा है एथेनॉल। 2 चीज़ें अगर मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं, 2 फैक्टर्स मिल गए ना आपको, सेम वही सीज़न, सेम वही सब चीज़ें, वो 3 महीने। स्ट्रैटेजी दिनों के हिसाब से भी निकलती है, महीनों के हिसाब से निकलती, घंटों के हिसाब से नहीं निकलती, क्योंकि खबरें इतना ज़्यादा इतनी जल्दी आप तक पहुँचती नहीं है। तो वो वाली चीज़ें जिनके पास होती हैं फिर वो गलत है, वो अलग चीज़ें हैं। वो थोड़े इनसाइडर वाली बात है। हाँ, ओके, मूविंग ऑन, सरकार से, देश से थोड़ा बाहर चलते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल मूवमेंट्स एज इन के साउथ ईस्ट एशिया में या मिडल ईस्ट में लेट्स से क्या हो रहा है क्रूड को लेके, या रशिया का क्या चल रहा है यूक्रेन के साथ, या यूएस का क्या चल रहा है टुवर्ड्स चाइना फॉर दैट मैटर। अब ये सब चीज़ें लोगों को लगता है अरे हमारा क्या लेना देना इनसे, ये तो बाहर लड़ाई हो रही है, इससे हमें वी डोंट, बट देन हमारा एक बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, या देयर इज ए डायरेक्ट कनेक्ट विद एवरी कंट्री आउट देयर। कंट्रीज आर कंपनीज मोर और लेस, हर एक देश एक अपने आप में एक कंपनी है। तो हाउ डज ये चीज़ें, हाउ डू दीज थिंग्स काइंड ऑफ इम्पैक्ट एक नॉर्मल ट्रेडर और इन्वेस्टर, जो कि वो सोचता क्या है, उसको आई कांट इवन इमेजिन कि वो इम्पैक्ट कर रही है। कई लोग कहते हैं कि इंडिया की स्टोरी अलग है, हम बहुत
अलग हो गए हैं और हम तो अलग ही चल रहे हैं। कई बार मार्केट ऐसा दिखाता भी है। हाँ, तो लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि मार्केट हमेशा आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड भी देता है, सरप्राइज भी करता है। एग्जैक्टली। तो जब सारा दुनिया के बाजार अलग तरीके से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, हम अलग ही त्यौहार मना रहे हैं, हाँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सही रिफ्लेक्शन हो या इंडेक्स हमेशा सही रिफ्लेक्शन हो पूरे बाजार का, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके, कैन यू एक्सप्लेन? आपका पोर्टफोलियो भी रिकॉर्ड लेवल्स पे है क्या? जिस दिन टीवी पे आप वो पटाखे फूटते हुए देख रहे हैं कि आज तो बाजार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्या वो सच में क्या फूटे? आपका पोर्टफोलियो सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है? ऐसा तो कोई भी नहीं कह सकता। अब उसके अंदर में चले जाइए कि फिर इसके अंदर में कौन सी चीज़ें जो आज भी लाल में है जबकि बाजार जो है रिकॉर्ड हाई पे है और वहाँ से चलना शुरू करेंगे। ये वैसे वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो कभी होता था ना कि वो किताब में पीछे आंसर दिए होते थे, तो क्वेश्चंस यहाँ पे हैं और आंसर्स वो लास्ट पेज में है और वहाँ आंसर से आप क्वेश्चन पे आए अगर, उस तरीके से ये रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी चीज़ है। अब इसको समझना शुरू करेंगे, फिर वही एनालिसिस वाली चीज़ है कि इसका रीज़न क्या है। जहाँ पे वहाँ रिकॉर्ड लेवल्स पे पटाखे फूट रहे हैं, ये क्यों लाल निशान के नीचे है मेरा ये वाला स्टॉक? तो फिर आप उसके पीछे जाइए कि ये करती क्या है कंपनी, ये बनाती क्या है, उस बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है। तो हो सकता है आपको पता चले कि इसको चाहिए होता है क्रूड ऑयल, ये पेंट की कंपनी है, ठीक, ये क्रूड ऑयल आता है यहाँ से मिडल ईस्ट से, वहाँ कुछ चैलेंज हुआ, बढ़ा हुआ है दाम क्या बैरल, तो वो हो सकता है। साथ ही साथ आपको लेकिन केवल एक जगह की खबरों से अभी भी काम नहीं चलने वाला है, तो सारी दुनिया पे आपको नज़र रखनी है। फिर आपको पता चला कि अच्छा रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो सारी दुनिया ने कहा कि अब हम रशिया से तेल नहीं लेंगे क्योंकि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है। लेकिन रशिया से इंडिया की बहुत अच्छी दोस्ती है, अलग ही संबंध है। रशिया ने कहा कि हम तो दे रहे हैं, जिसको नहीं लेना हो ना ले, जिसको लेना हो ले ले, जो लेगा हम उसको डिस्काउंट सस्ते में देंगे। क्योंकि अब तो हम वही सप्लाई डिमांड वाला खेल है, तो उनके लिए भी डिमांड जब कम हो गई तो उन्होंने भी चलिए इंडिया से अच्छी डिस्काउंट इंडिया को मिल रहा है, एग्जैक्टली हमको कितने पे पड़ रहा है, और अगर हमें वो सस्ता मिलने लगा तो ये जो हमारा रॉ मटेरियल था जिस कंपनी का, वो अलग तरीके से काम कर रहा है। लेकिन कई और चीज़ें हो सकती हैं कि इस सब टेंशन के चलते यूरोप के अंदर में सारा बिजनेस खराब हो रखा है। हाँ, क्योंकि यूरोप तो नहीं ले रहा है, उनको एनर्जी चाहिए थी, उनको तेल चाहिए था, वहाँ से ले नहीं रहे हैं, और ठंड का मौसम आ रहा है, गर्म रखने के लिए आपको गैस चाहिए है, ऑयल चाहिए है, आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो सारी चीज़ें बनाने के लिए जो जहाँ से आ रही थी वो सप्लाई रुकी हुई है। फेयर। उसके चलते में आपके बहुत सारे बिजनेसेस ठप होंगे। ठप का मतलब फैक्ट्री रोक दी गई है कि अभी फैक्ट्री ना चलाओ, पहले लोग जिंदा रहेंगे, घर गर्म रहना चाहिए, इतनी ठंड होती है, बर्फ़ बड़ी, वो फैक्ट्री बंद, वो प्रोडक्शन बंद, बहुत सारे और बिजनेसेस कमज़ोर। उसके चलते आपके कौन सी कंपनीज और क्या चीज़ें, आप क्या एक्सपोर्ट करते थे, आपके टेक्सटाइल पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपके आईटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो वाली चीज़ें आएंगी डिफरेंस आपको, वो उसमें भी कंपैरिजन आएगा। यूएस अलग तरीके से काम कर रहा है क्योंकि वहाँ पे यहाँ से सप्लाई नहीं जाती थी, करेक्ट, तो वहाँ पे रिसेशन जैसा कुछ अभी नहीं है, वो अलग है। बीच में आया था वैसे कि यूएस माइट गो इनटू रिसेशन और स्टफ, वो खबरें कभी कभी कुछ वाली चीज़ें आएंगी, लेकिन ओवरऑल कहीं पे नहीं है। आप उससे अंदाज़ा, फिर यही इंटरप्रिटेशन वाली और एनालिसिस वाली चीज़ें हैं कि जब आपको दिखे कि देश का प्रधानमंत्री 45 दिन के अंदर में कुर्सी छोड़े दे रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो बैठने को तैयार नहीं है, और एक से बार दो से तीन बदल गए, इलेक्शन के बाद से 45 दिन के अंदर में 3 अलग अलग लोग अगर दिख गए आपको टॉप कुर्सी पे, और किसी की हिम्मत नहीं हो रही देश को चलाने की, और आखिरी में किसी हिंदुस्तानी के हाथ में सौंप दिया, किसी PIO जिसको कहते हैं पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, किसी ऐसे आदमी जो कि इंडिया के ओरिजिन से आता है कि भाई आप ही चला लो, शायद खराब बनोगे तो आप ही बनोगे, आप शायद कुछ, हाँ, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है पर्चा आपके नाम का फाड़ा जाए कि मैं हीरो बनूँ ना बनूँ, लेकिन मैं ये रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ, मेरा करियर खराब हो जाएगा अगर इस कुर्सी पे मैं हूँ, और ये मेरे नाम पे लिखा गया इतिहास में कि जब मैं कुर्सी पे था तो रिसेशन आया था, या सबसे ख़राब दिन इस देश को दे, तो मैं लेने को तैयार नहीं हूँ, मैंने किसी और को दे दी, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर आप उस टॉप कुर्सी पे अगर ये वाला म्यूजिकल चेयर चल रहा है तो उससे अंदाज़ा लगे कोई बैठने को तैयार नहीं, कांटे कितने हैं उस कुर्सी पे, अगर है तो फिर वहाँ पे समस्या है, वो उनके सब चीज़ों में दिख रही है। अगर वो समस्या है तो उससे हमारा क्या क्या कारोबार होता है उस देश से, और जहाँ ये वाली समस्या उतनी नहीं है, यूएस, क्या डिफरेंस है। अब जब आप आईटी का
बास्केट खोलते हैं और जब लोग कहते हैं कि अब आईटी का दौर आ रहा है, एक साइकिल ठीक है, सबका रोटेशन तो होगा, बाजार रिकॉर्ड लेवल पर जाना है तो हर सेक्टर को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन इस आईटी में से कौन यूरोप से ज़्यादा काम करता है और कौन यूएस से ज़्यादा काम करता है, ये भी देखना पड़ेगा आपको जा करके। उसी डिटेल में दिख जाएगा कि बिजनेस करते क्या, इनके कितने कहाँ कहाँ पे हेडक्वार्टर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं और कितने एम्प्लॉयज़ यूएस में और कितने एम्प्लॉयज़ आउट ऑफ यूएस हैं अलग अलग, या कितने कॉन्ट्रैक्ट इनके पास कौन सी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, वो कंपनीज कौन सी यूएस की हैं और कौन सी यूरोप। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनका हिंदुस्तान से बाहर सारी दुनिया अंग्रेज नहीं है, सब अलग अलग देश हैं, वहाँ अलग अलग चीज़ें हैं, आपको उस हिसाब से समझना पड़ेगा चीज़ों। कई बार आपदा में अवसर निकलेगा, पॉसिबिलिटी। यूक्रेन फंसा है, परेशान है, वहाँ से चीज़ें नहीं निकल पा रही, उनका प्रोडक्शन रुका हुआ है, वो क्या प्रोड्यूस करते थे और वही चीज़ें और कौन कौन प्रोड्यूस करता है। फेयर इंडिया में हम वही चीज़ें हम प्रोड्यूस करते हैं। तो जो देश यूक्रेन से ले रहे थे, चाहे वो सनफ्लावर ऑयल हो, चाहे वो गेहूं हो, और या ऐसी और भी मेटल वाली चीज़ें हो सेक्टर के पास, अब वो नहीं ले पा रहे हैं, अब वो सप्लाई रुकी हुई है, उसका दूसरा या तीसरा या चौथा सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हो सकते हैं। उन चीज़ों की डिमांड भी है और हमारे पास वो सामान भी है, कौन सी कंपनी बनाती है आपने अगर वहाँ पहुँच गए तो आपको पता चल गया कि कौन सा अगला मल्टीबैगर है आपके पास में। जो चीज़ प्रॉब्ली डोमेस्टिकली कंज्यूम होती थी अब एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाएगी या बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट उसका, लेकिन आपको फिर भी आंख अगले दिन भी खुली रखनी है। ठीक, इस पे आप लॉन्ग टर्म गेम नहीं लगा सकते शायद, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों चीज़ें हैं, रिस्क भी है, तो मार्केट तो हमेशा हमेशा इसीलिए नीचे लिख देते हैं ना मार्केट रिस्क। तो ये मार्केट रिस्क है। क्या मार्केट रिस्क है कि अब ये चीज़ जो जाना शुरू हो जाएगी, या एक यहाँ इतनी इन्फॉर्मेशन से आपको समझ में आया कि अब ये बिकेगा, अब ये माल बिकेगा, लेकिन ये माल बेचने वाली कंपनी के ऊपर में अगर कल हमारी सरकार ने कुछ लगा दिया रोक इस सेक्टर पे कि नहीं बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें भी तो चाहिए, फिर हमारा महंगा हो जाएगा। हाँ करेक्ट। तो ये चीनी अगर बाहर चली गई तो हमारी मिठाई फीकी हो जाएगी। पर ये होता है ना, दीज थिंग्स हैपन। हमारे पास डोमेस्टिकली कंज्यूम करने के लिए कम होता है कुछ चीज़ें, फिर भी हम एक्सपोर्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स वी हैव विद अदर कंट्री। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गवर्नमेंट के हाथ में हमेशा पावर होता है, तो वो कभी भी कहेगा कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कि हमारे देश में गरीबी और भुखमरी आ रही है, रिसेशन आ रहा है, हम ये तो नहीं देख सकते, तो हमारे यहाँ से स्टील नहीं जाएगा, इस पर एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी। यहाँ से गेहूँ नहीं निर्यात होगा, या आटा नहीं निर्यात होगा, या इस क्वालिटी का चावल नहीं बाहर जाएगा एटलीस्ट इस सीजन। इस सीजन कुछ टाइम के लिए, और प्लस ये वाला कैटेगरी। तो ये कैटेगरी कौन सा है? ये बासमती चावल है, ये सबसे महंगा वाला, अच्छा वाला है, ये बाहर जा रहा है। सरकार कहती कोई बात नहीं, गरीब आदमी को खाने के लिए टूटा वाला चावल भी मिलेगा तो चलेगा, वो रुक गया। लेकिन इसको बेचता कौन है? ये कौन सी कंपनी है? क्या KRBL पे आपकी नज़र है? LT फूड्स को आप देख रहे हो? चीज़ें ऐसे ऐसे जुड़ी होती हैं, और जब आप इसको देखने लग जाओ ना, तो आपको अखबार बता देता है कि बाजार में करना क्या है, चिल्ला चिल्ला के बताएगा। और बट आप सुन नहीं पा रहे, आपके कान में YouTube का वो वीडियो पड़ा हुआ है जो आपको रातों रात करोड़पति बना रहा है। दिक्कत तो यही है ना कि द माइंडसेट और द साइकोलॉजी ऑफ दिस पर्सन जो कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दे रहा है अब आपको यही देखना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ उससे रीज़न पूछ लो, और अगर उसने अपने वीडियो में, अपने रील में ये नहीं बताया कि क्यों, अगर क्यों का जवाब नहीं दे रहा है तो समझ जाना है कि नहीं देते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको एक टिप मिलता है, तो कह देते हैं ऊपर कि सेबी रजिस्टर्ड नहीं है हम, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। हाँ ठीक है, वो कुछ तो दिस इज इलीगल नॉनदलेस, बट फिर भी होता है। ये छान करके आपको गेहूं और घुन तो आप ही को अलग करना पड़ेगा, इसको कोई और, क्योंकि आपका पैसा है ना, आपकी मेहनत की कमाई, एट स्टेक क्या लगा हुआ है, आपकी पूंजी लगी है, तो ये भी काम आप ही को करना पड़ेगा। उसके साइंस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अगर वो क्यों का जवाब नहीं दे रहा है, क्या करना है ये बता दिया उसने, क्या खरीदना बता दिया, क्या बेचना है वो बता दिया, क्यों खरीदना है क्यों बेचना नहीं बता रहा है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट करता हूँ, अगर वो बता रहा है बट आपको नहीं पता कि वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, वो एक रैशनल दे रहा है, एक कहानी बोल रहा है। अब यू डोंट हैव दी, जैसे पहले बात की, लिटरेसी टू जज के वो सही बता रहा है या मिसगाइड कर रहा है उस केस में। और ज़्यादातर यही होता है, मतलब स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट यूट्यूब, there are a lot of good people but there are a lot of much bigger size of people जो कि मिसगाइडेंस पे ध्यान देते हैं। ये नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ है। मैं पहले सबसे शॉर्ट वाले कर रहा था कि एकदम रील आया, हाँ, ये नेक्स्ट लेवल लगा लो आप। उसमें तो उसने बताया ही नहीं, वो जो टेलीग्राम पे आया वही जो आप कह रहे थे ना, उसने सिर्फ ये कहा कि खरीद लो। उसका कोई सोशल क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो टेलीग्राम चैनल चला रहा है बस उसने। बट दिस गाय हैज गॉट लेट्स से 1 मिलियन। एक आदमी उसके नेक्स्ट लेवल होता है जो कहता है कि इसलिए खरीद लो।
हाँ इसलिए मेरे पास इसलिए है, उसने इसलिए भी बता दिया। अब आपको नेक्स्ट लेवल का काम करना पड़ेगा। तो जिसने ये बता दिया कि क्यों खरीदना है, वो आपको क्या सारी चीज़ें बता रहा है या सिर्फ वो वाली चीज़ें बता रहा है जो कि मीठी मीठी हैं? हर कंपनी के पास में दोनों इन्फॉर्मेशन और दोनों स्ट्रेटजी, दोनों चीज़ें होती हैं। ऑब्वियसली उसकी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, प्लान्स तो हमेशा हर कंपनी के पास होते हैं। हर आदमी दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने के कुछ सपने देखता है। हर कंपनी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी या अपने उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी बनाने का ख्वाब देखती है, और वो उनके ऊपर में विजन मिशन में होता है फेयर कि वो बनना चाहते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं। उसकी दिशा में क्या क्या काम कर रहे हैं या क्या करेंगे ये भी उन्होंने वहाँ पे लिखा होता है या बनाया होता है। अब उसकी सच्चाई क्या है, तो कंपैरिजन, ये अब नेक्स्ट लेवल की रिसर्च आपको ढूंढनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। तो जब वो कहता है कि ये दुनिया के सबसे बड़ी रिफाइनरी खोलने जा रहे हैं, आप पूछो कि पैसे हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है और आप कहाँ खड़े होते हो, आप कितनी बड़ी कंपनी हो, और ये सबसे बड़ी रिफाइनरी खोलने के लिए कितना पैसा लगेगा, ये दोनों में बहुत बहुत दूर के ढोल हैं, ये नहीं बजने वाले। तो जैसे आप ये चीज़ों को थोड़ा, उसको आपको कसौटी पे कसना पड़ेगा, फिर वही आप ही का गोल्ड है ये क्योंकि आपका रिस्क है और बहुत आसान है। मैं बार बार ये शब्द और बार बार ये बात पे एम्फेसाइज करता हूँ कि मत सोचिए कि ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो बहुत, आप अभी भी सोचिए ना, बेच रहा है वो। तो जो बस में चढ़ करके पेन बेचता है ना, वो ये बताता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा पेन है। जूस 10 मिनट में बना देगा, 10 रुपए में बना देगा जूस की वो। हाँ, इतनी काम कर देगा। और ये वाली चीज़ें कि कोई भी सब्जी और कोई भी फल और सब कुछ आप इससे कर सकते हैं। मतलब किचन के अंदर में जितना काम होना है वो सब कुछ इसी से हो जाएगा। लगता है कि बस खाना बना करके यही 10 रुपये की मशीन दे देगी। आपको ये देखना है कि वाकई में चल भी रही है और इससे क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसके आगे की चीज़ें। तो वो वाला आपको इसके आगे की रिसर्च पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो जब वो ये बताए, उसको बेचना है तो वो तो बताएगा कि ये सबसे अच्छा है, इन्होंने ये कहा है, कहे पे मत जा। हर कोई ये कहेगा कि मैं दुनिया का पहला, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे अच्छा, मेरा प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बढ़िया, सबसे, ऐसे ही तो आप सामान बेचते हो ना। अपना बच्चा सबको प्यारा। कोई ऐड आज तक आपने देखा जहाँ पे वो कहता हो कि मेरा सामान उतना अच्छा तो नहीं है लेकिन ले लो? ऐसा किसी ने कहा आज तक? हम मेहनत कर रहे हैं, हम तीसरे नंबर पे हैं, हम पहले पे पहुंच जाएंगे, ये भी नहीं बोलता। ये भी नहीं बोलता है। हम 3 साल में दुनिया के पहले नंबर पे होंगे। तुम 3 साल तक तीसरे नंबर पे हो, ये भी तो बताओ। बात एक ही है। अब उसको रखा कैसे जा रहा है? तो जिसने बेचना है, जिसने आपको ये कहना है, कन्विंस करना है कि ये स्टॉक खरीद लीजिए, वो यही बताएगा कि इन्होंने कहा है ये दुनिया के सबसे 1 नंबर के होने वाले हैं अगले 3 साल के अंदर में। 3 साल तक बाकी लोग क्या कर रहे हैं? खाली बैठे रहेंगे हाथ में हाथ धरे हुए। बाकी पीयर भी तो होंगे ना कंपैरिजन। वो क्या पता इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाए, क्या पता वो प्रोडक्ट जो बना रही है उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। पेजर बना रही है कि फोटोकॉपी मशीन, वो भी तो देख लो बिजनेस क्या है। तो जब एनालिसिस मैं कहता हूँ ना कि कंपनी के पीछे इतनी सी पढ़ाई कर लो कि प्रोडक्ट क्या है, और आसपास के बाजार में देख लो इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, इसका कंपटीशन क्या है, कंपटीशन का दाम क्या है, आपका इस प्रोडक्ट का दाम क्या है। तो हो सकता है कि मैं फेविकॉल से अच्छा एडहेसिव बना रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा महंगा है तो नहीं बिकेगा। हो सकता है मैं इससे सस्ता बना रहा हूँ लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, और ये आपको आसपास दिख जाएगा। इसकी रिसर्च बहुत ही, हाँ, मतलब अलग से नहीं करना पड़ेगा, कुछ बहुत स्पेशल नहीं। हार्डवेयर की दुकान पे बैठ जाओ, आप 10 कंपनी के लिस्ट लेकर के आ जाओगे, जो आपको समझ में आ गए कि अब इसका पाइप। एक हार्डवेयर दुकानदार के पास उतना तगड़ा फंडामेंटल एनालिसिस होता है जितना कि रिपोर्ट में नहीं होता है शायद। वो सबका कंपैरिजन बता देगा ना। आप उसके अगर वो वाला, वो सीमेंट वाला वो बता देगा, वही बिल्डिंग मटेरियल वाला बैठा होगा, सरिया से लेकर के सीमेंट से लेकर के कुछ चीज़ें तो वो बता देगा। हार्डवेयर वाला आपको पेंट बता देगा, पाइप बता देगा, और बहुत सारी और फिटिंग्स। अब तो वो वाली भी कंपनी लिस्टेड है ना, तो किसका वो टैप बिक रहा है और किसका सिंक बिक रहा है और कौन से टाइल्स और कौन से, सब कुछ आपको तो इतनी एक अच्छी बढ़िया लिस्ट आपके पास सामने तैयार हो जाएगी। और कंपैरेटिव, उन्होंने कहा अरे उनका तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप उन्होंने तो मना कर दिया और अब तो इनका माल आ रहा है, उनका तो माल ही नहीं आ रहा कब से। हाँ एग्जैक्टली, इन्होंने तो इतनी बढ़िया स्कीम चलाई है कि सर ये तो उड़ के बिक रहा है। इस दिवाली पे तो सारा पेंट सिर्फ यही चला है। अगर ये वाली चीज़ों को आसपास से देख करके आ जाएंगे ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्ट्रेटेजी बन जाएगी, और उसी को और थोड़ा जब अपने आप को स्पीड में ले आएंगे और कुछ चीज़ें, ट्रेडिंग भी निकल आता है। बहुत छोटा नहीं आएगा, हम जो बार बार कह रहे हैं कि इंट्राडे तो नहीं निकल सकता है, इंट्राडे भी नहीं निकल सकता, पोजिशनल स्विंग भी नहीं निकल सकता, बट यस अगर थोड़ा टाइम पीरियड है आपके पास, पोजीशन भी निकल आता है कभी कभी। यहाँ रोड से नहीं निकलता है,
हाँ। पेपर से निकल आता है, लेकिन निकल आता है। अब सरकार क्या कर रही है और किस चीज़ पे क्या ड्यूटी और क्या चीज़ें, उसको सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना सीखना होगा, समझना चाहिए। ओके, सो अब न्यूज़ की बात कर रहे हैं ना अपन, तो देयर इज अ न्यूज़ दैट सेज मिसमैच इन चाइना ट्रेड फिगर्स रेजेस रेड फ्लैग्स। मतलब कि इनका कहने का मतलब है कि चाइना का जो ट्रेड फिगर्स है उसमें मिसमैच हुआ है कुछ। अब चाइना के जो भी नंबर्स होते हैं मिसमैच तो होता ही है, बट नॉनदलेस लेकिन इसमें बिजनेस से लेकर कुछ रेड फ्लैग्स हुए। इसका इंटरप्रिटेशन विदाउट वी गेटिंग इनटू द डिटेल्स अपार्ट फ्रॉम द हेडलाइन क्या निकालें? तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन मेरे को जितनी दी है, जितनी हेडलाइन आपने मेरे को बताई है, उसके बेसिस पे अगर मैं समझने की कोशिश करूं या कुछ एक चीज़ें बताऊं कि इसको कैसे कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, इससे रीडिंग बिटवीन द लाइंस बेसिकली, तो क्या लिखा है और हो सकता है नहीं लिखा हो। ये चाइना से जो इन्फॉर्मेशन आती है अक्सर वो ऐसे ही होती है। ओके, चाइना की जीडीपी कितनी है, चाइना की इकोनॉमी कितनी अच्छी है, चाइना की सरकार कितनी अच्छी है और चाइना को कैसे चलाया जा रहा है, इस पे बहुत बड़े सवाल हैं। और अब ये आपको एक रेड फ्लैग के रूप में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ये इसको बहुत डायरेक्टली मैं रिलेट तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको हमें ये वाली चीज़ें शायद इंडिया पे भी ध्यान रखनी चाहिए। तो कई बार हमारे भी नंबर्स और हमारे भी जो डेटा आता है ना, तो इसलिए पूरी तरीके से उस पर रिलाई करके हम अगर इन्वेस्ट करें या ट्रेड करें और बाद में ये पता चले कि ये भी गड़बड़ था, क्योंकि इस सरकार में और बहुत सालों से एम्प्लॉयमेंट का कोई डेटा नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। तो इस तरीके से तो ये तो लेकिन एक चीज़ है कि जो गवर्नमेंट कैसे डेटा रिलीज करती है, लेकिन अगर चाइना से ये वाली चीज़ें आ रही हैं तो बहुत सारा इन्वेस्टर्स का जो चाइना से जो वो है कॉन्फिडेंस है ना, वो हटता है। और ये ऑलरेडी हटा हुआ है कोविड से, वो रेस्ट्रिक्शंस और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद चलते चलते जो अभी तक कंटिन्यूटी थी, फिर वहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उसके चलते जितनी जो कमज़ोरी है ना, कमज़ोर सरकार जैसे लग रहा है, या वो देश के अंदर में वो कुछ इस तरीके के अनसर्टेनिटी इसको कहते हैं, उसके चलते चाइना से ये वाला रिस्क और ये वाले चैलेंजेस हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मतलब है ब्रांड्स, बहुत सारी कंपनीज जो चाइना से, एप्पल कहाँ से फ़ोन बनाता है, लेकर के कहाँ से आता है, तो भले कंपनी अमेरिका की है लेकिन बनता चाइना में। आप ज़्यादातर चीज़ों में आप पीछे घुमाते हो तो आपको दिखता है कि मेड इन चाइना। अब इसका शिफ्टिंग होगा, और दूसरा सबसे इजी या सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल कौन सा है चाइना के बाद में, अगर आप कहीं से भी सोचोगे और किसी भी तरीके से, तो वो इंडिया निकलता है बहुत सारी चीज़ों में, नॉट इन एवरीथिंग। हो सकता है टेक्सटाइल में अभी हम उस लेवल पे नहीं हो कि हम सेकंड बेस्ट ऑप्शन हो, या वो वाली चीज़ हो सकता है, उसकी जगह बांग्लादेश हो सकता है या कुछ और हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में ये बहुत सारी चीज़ों में अब इसका असर क्या होगा, कैसे फॉक्सकॉन किसके साथ में इंडिया में कोलैबोरेट करके करने जा रहा है, वो लिस्टेड कंपनी कौन सी है, आप पहुंच गए वेदांता, चिप कहाँ बन रही है, कौन बनाने जा रहा है सेमीकंडक्टर सबसे ज़्यादा, वो प्लस जब अगर आईफोन भी यही बनेगा, या इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का ये कॉन्फिडेंस हटेगा। अब उन्हें रिस्क है कि चाइना के अंदर में हमें नहीं जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस कहाँ है, वो एक इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया की छवि उस तरीके की बनी है। और वो जो डाइवर्जन है उसके चलते ये वाले स्टॉक्स और जिनका कि इसका फायदा मिल सकता है, तो हमें वो देखना चाहिए, इसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस। इसमें कहीं नहीं लिखा कि वेदांता। ओके, KKR एंड तेमासेक में बाय स्टेक्स इन मणिपाल हेल्थ। अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जब कोई 2-3 कंपनियां मिलके एक बड़ी कंपनी में या एक साथ की कंपनी में, पीयर कंपनी में स्टेक बाय कर लेती है, तो ये जो आपने रैपिड फायर मेरा एग्जाम आप ले रहे हो आसिम जी, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से, लेकिन मेरे लिए ये खबर में क्या चीज़ निकल के आती है, कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो मणिपाल हेल्थ में पैसे डाल रहे हैं। करेक्ट, ठीक है। मणिपाल हेल्थ यानी एक हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, शायद मेरे ख्याल से अभी लिस्टेड कंपनी मणिपाल हेल्थ तो नहीं है, या मणिपाल नहीं है अपने मार्केट में, लेकिन ये उस सेक्टर में अगर पैसा आ रहा है तो आगे चल करके ये लिस्ट भी होगा। उससे पहले उस सेक्टर में कुछ बज़ शुरू हो जाएगा। ये बात हो रही है हॉस्पिटल्स वाले सेक्टर की। करेक्ट। अब आपको नज़र रखनी होगी अपोलो पे। इस सेक्टर के अंदर में अभी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अभी हाल ही में एक लिस्टिंग हुई है मेदांता की। हाँ, करेक्ट। फोर्टिस के क्या हाल है। और अब अगर इस सेक्टर के अंदर में पैसा आ रहा है और कहीं ये वाली चीज़ें, और अगर आप इसको जाकर के देखोगे तो मणिपाल ने इधर पीछे हाल ही में बहुत सारे छोटे छोटे इनऑर्गेनिक, जिसको कहते हैं, एक्विजिशंस किए हैं। छोटी छोटी चेन्स, छोटे हॉस्पिटल्स, उनको खरीदा, कोलंबिया एशिया ये वो, और उसको लेकर के उन्होंने एक कंपनी खड़ी कर दी है, जो कि अभी शायद आपने उतना नहीं सुना हो या लोगों ने उतना नहीं सुना हो कि मणिपाल हेल्थ करके उसके एक
उसके कई सारे हॉस्पिटल्स भी हो रहे हैं या कुछ उस तरीके के। मणिपाल को हम एजुकेशन से जोड़ते हैं अभी तक, सिक्किम मणिपाल की बात करते हैं अभी वाला। लेकिन ये अलग चीज़, एक ये सेक्टर खड़ा हो रहा है और उसके अंदर में ये पैसे आ रहे हैं। यानी वो जो हेल्थ सेक्टर है जो कि कोविड के बाद से उसके अंदर में बड़ा फोकस आया, कई सारी लिस्टिंग और उसके चलते वहाँ एक्शन। अब आप अगले दिन या उसके साथ ही साथ कुछ समय के अंदर में अब आप कहाँ पे नज़र रख रहे हैं? मेदांता पे रख रहे हैं, फोर्टिस पे रख रहे हैं, अपोलो एस्कॉर्ट्स पे रख रहे हैं। ये वो वाली चीज़ें हैं जहाँ पे हॉस्पिटल इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो आपको ट्रेडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और इन्वेस्टमेंट की। मतलब एक खबर आपको पूरे सेक्टर को कैसे हिला रही है, उसके पीयर्स को कैसे मूव कर रही है, एंड देन द ग्रुप इटसेल्फ कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। सारा गेम डॉट्स को कनेक्ट करने का है। ओके, मैं कुछ गवर्नमेंट लेवल पे बात करना चाहूँगा कि सेंटर में गिव टैक्स सोप्स अ पास इन बजट। ऑनेस्टली ये अखबारें बनती क्यों हैं इतनी कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात करने के लिए? दे डोंट वांट ये एक अलग समस्या कम से कम बिजनेस मीडिया की तो है ही। हाँ। जिस भाषा में वो लिख रहे हैं, जिस लैंग्वेज में जिस तरीके की न्यूज़ प्रिंट हो रही, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश, हिंदी तो आप और नहीं पढ़ पाएंगे, इंग्लिश में तो फिर भी पढ़ पा रहे हैं, तो ये वो समय के साथ में चल नहीं रहा है। तो वो एक दिक्कत आपको लगता है कि जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो सिंपल भाषा में समझाने की हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं? एग्जैक्टली। ये कॉर्पोरेट जो पैसा कमा रहे हैं इनका काम नहीं बनता? मैं डेली यही कर रहा हूँ, आप डेली यही कर रहे हैं, हम लोग जो ये वीडियोस बना रहे हैं या जो अभी काम कर रहे हैं, इसमें करने का इसका एक बड़ा पर्पस यही एजुकेशन, ये ज्ञान। जिस एजुकेशन में हम कुछ कोर्स हो जरूरी नहीं है, कोई टेक्निकल सिखाना जरूरी नहीं है, इन चीज़ों को सिंपल। अब आप जो खबर के पढ़ रहे हो, थोड़ी देर पहले शायद हम इस खबर पे हो सकता है बात कर चुके होंगे कि ये आखिरी साल है। हाँ, तो अब आप इसको समझ लीजिए कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। तो ये सरकार में अब कैसे क्या बटेगा, कैसे टैक्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, खबर बता रही है और आपको समझ में आ रहा है। इसको जोड़िए, इसके साथ में समझ लीजिए कि इलेक्शन भी ईयर है, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है, और उसके बहुत सारे और डिटेल भी चीज़ें होती है। सरकार को, पार्टी को भी तो पैसे चाहिए ना, इलेक्शन के लिए भी तो चाहिए ना। तो वो एक साइकिल है, गोल घूम करके वापस आता है। फिर अच्छा, एक चीज़ इसकी कोई फैलेसी हो सकती है? मतलब अगर मैं न्यूज़ बहुत कंज्यूम करता रहूँ तो क्या इज़ देयर अ बायस दैट आई क्रिएट टुवर्ड्स द होल थिंग कि जो मुझे लग रहा है वो ही है या वो नहीं है? मेरे को लग रहा है जो मैं कर रहा हूँ सही है, बट एक्चुअल में फैक्चुअली वो सही नहीं है। मैं इसको कहूँ तो मुझे लगता है इसकी वजह से आप कॉशियस से ओवर कॉशियस की तरफ चल सकते हो। ये इसका एक छोटा सा रिस्क है, लेकिन सावधानी से किसी का नुकसान हुआ मुझे नहीं लगता कि आज तक कभी ऐसा होता होगा। तो अगर आपने डबल सावधानी कर ली, आप कहो कि 2 छाते लगा करके घूम रहे हो, तो देखने में अच्छा नहीं लगे, एक बात है, हो सकता है प्रैक्टिकली उतना अच्छा नहीं हो कि आप 2 छाते, लेकिन आप और कम भिगोगे, ये तय बात है, क्योंकि इधर से भी आप बारिश बचा लोगे और इधर से भी। तो वो जितनी एक्स्ट्रा सावधानी है या ऐसा क्वेश्चन और कोई भी चीज़ है, कभी कभी हो सकता है, किसी के लिए हो सकता है। कोई अगर बिल्कुल ही अलग तरीके से ट्रेड करता है बाजार में, या बहुत ही स्विंग या बहुत सारी वाली चीज़ें, तो वो डिफरेंस में वो भी आप ही को, तो हर बार मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या सूट करता है ये आप ही को पता है, और आप ही को समझना होगा कि आपको आम अच्छा है या आपके लिए सूट करता है या अमरूद। वो एप्पल कीप्स डॉक्टर अभी वाली चीज़ वो हर के हो जरूरी नहीं हो सकता है आपको एलर्जी हो एप्पल से, या हो सकता है आपको एप्पल नुकसान करे या ओवरडोज ऑफ एप्पल होने लगे कि रोज़ खाते खाते उसकी वजह से चीज़ें, तो आपको बैलेंस आउट उस तरीके से आपको ये समझना होगा आपके लिए क्या सूटेबल है, क्योंकि आप अलग ही तरीके से बाजार में, हर आदमी का इंडिविजुअल तरीका होता है बाजार में काम करने का। आप कैसे काम करते हो और आपके लिए क्या सूट करता है, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल कह लो आप, थोड़ा सा टेस्टिंग से हो जाता है, लेकिन ये A/B टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, समझना होगा। कॉशियस होने से बहुत मामूली सा, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। बस ये है कि आपको फिर हर समय हर चीज़ में कभी कभी होता है कि फिर ज़्यादा ज्ञान हो जाता है, तो वो भी आपको लग सकता है कि हर चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा पता होने लगता है, मज़ा आने लगता है एक टाइप के बाद में। स्टार्ट लाइकिंग इट बिकम्स पार्ट ऑफ यू, व्हिच इज़ नॉट अ बैड थिंग। ओके, तो मुझे लगता है कि अपन ने एक ट्रेडर की लाइफस्टाइल या उसके माइंडसेट से लेके एक नॉर्मल देश का इकोनॉमी कैसे रन होता है वहाँ तक पहुँचे, फिर बाहर इंटरनेशनल भी गए अपन थोड़ी देर के लिए, कंपनीज कैसे रन होती हैं, उस कंपनी के जो मैनेजमेंट होती है उनका माइंडसेट क्या होता है, इंडिया की स्टॉक मार्केट में रेगुलेटर्स का क्या काम होता है, या इन्फ्लुएंसर्स जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं, वी टच्ड ऑन दैट, कंपनीज क्या दिखाती हैं खुद को और क्या होती हैं। सो काइंड ऑफ टच्ड अपॉन डिफरेंट नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ द फाइनेंशियल इकोसिस्टम, एंड आई होप कि जो लोग देख रहे हैं वीडियो, सब बातें शायद आपको ये वीडियो 2 बार देखनी पड़े, बट सब बातें शायद समझ ना आई हो,
बट सजेशन यही है कि जो भी बातें हुई हैं दे हैव एन इम्पैक्ट ऑन यू. आप शायद रियलाइज़ अपन नहीं करते हम लोग कि चाइना में क्या हो रहा है उससे मुझे क्या, लेकिन आपको है. आप एक्शन लेंगे तो जाके पता लगेगा, नहीं लेंगे शायद फ़र्क ना पड़े, बट एक्शन लेंगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है आपके लिए. एंड दैट इज़ हाउ पीपल डिफ्रेंशिएट ईच अदर इन द फाइनेंशियल इकोसिस्टम. बहुत मज़ा आया एलेक्स सीरियसली बात करके. I think we can keep on talking and this can never stop. And I hope we have another podcast soon, depending on looking at how people, what other things people want to know about. But seriously, it was an amazing experience having this conversation. Likewise, thank you so much. आपने बुलाया और बढ़िया, बहुत सारी चीज़ों पे हमने, सही बात है आप जो कह रहे थे कि देश दुनिया से लेकर के शायद ही कुछ चीज़ बची होगी जिस पे हमने बात नहीं करी. लेकिन एक इन्वेस्टर को या एक ट्रेडर को ना, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपको ये डेवलप करना पड़ेगा. वो आई तो जैसे कहा जाता है ना, जर्नलिस्ट की नोज़ पर न्यूज़ होती है, वो सूंघ लेता है खबर को, वैसे ही ट्रेडर को या एनालिस्ट को ना ये नज़र डेवलप करनी चाहिए. और अगर आप देखना शुरू करेंगे ना तो थोड़े टाइम बाद आप एक्सरे भी कर पाएंगे. ओके. तो पहले आप देखने से शुरू करिए. हाँ. क्योंकि आप देख ही नहीं रहे हो अगर, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही है, तो आपको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है. लेकिन आप देखना शुरू करोगे, उस पर दिमाग जब लगाना शुरू करोगे तो कुछ टाइम बाद आप एक्सरे भी कर पाओगे. तो आप उसके बियॉन्ड देख पाओगे. कंपनी कह क्या रही है आपको वो सुनाई नहीं देगा, कंपनी क्या नहीं कह रही, क्या छिपा रही है आपको वो सुनाई देने लग जाएगा. और फिर आप और अच्छे और बेहतर तरीके से ट्रेड भी कर पाओगे, निवेश भी कर पाओगे, बढ़िया मुनाफा कमा पाओगे. सुपर्ब. आई होप कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हम कर रहे हैं, एटलीस्ट इसका 10% भी लोगों में आ गुड इनफ विल बी सेफ कंट्री. ऑलराइट, थैंक यू सो मच एलेक्स, एंड अगेन it was great having you here. Likewise, thank you so much for inviting me.